ऑलराइट, सो विल जस्ट टॉक अबाउट द ब्रीफ जो कल हमने देखा था. वी डिस्कस अबाउट फ्यू इंपॉर्टेंट थिंग्स, जिसमें मैंने क्या समझाया था आपको. आई डिस्कस्ड अबाउट जम्मू कश्मीर मिलिटेंसी, राइट. सो जम्मू कश्मीर मिलिटेंसी में हमने कुछ चीजें समझी थी, जिसमें हमने जानने की कोशिश की थी कि ये प्रॉब्लम परसिस्ट कर क्यों रही है. व्हाट इज द रीजन बिहाइंड ऑल दीज प्रॉब्लम्स. इसमें पॉलिटिकल पार्टीज का क्या रोल रहा था, इसमें इंडियन गवर्नमेंट का क्या रोल रहा था. फिर मैंने आपको सारी क्रोनोलॉजी समझाई थी. क्रोनोलॉजी कैसे समझाई थी मैंने, कि कौन सा राजा था सबसे पहले, यहां पर डोगरा डायनेस्टी कैसे आई. आपको याद है क्या क्या बात की थी हमने. अगर मैं छोटी सी रिवीजन लूं आपकी, तो लेट मी नो, ट्रीटी ऑफ अमृतसर क्या थी. व्हाट वाज ट्रीटी ऑफ अमृतसर. बताइए, पढ़ के नहीं आए. है जी, बोलो बोलो, शाबाश. That is right. That is right. So it was between what? British East India Company and राजा गुलाब सिंह आफ्टर फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर. जिसमें हमने क्या देखा था कि जो राजा गुलाब सिंह थे, ये ब्रिटिशर्स के क्या थे, लॉयलिस्ट थे. लॉयलिस्ट होने की वजह से ब्रिटिशर्स ने इनको रिवॉर्ड दिया. इनको बोला कि हमने जो टेरिटरी जीती है सिख एम्पायर से, वो वाली टेरिटरी हम क्या करने लगे हैं, तेरे को देने लगे हैं. इन ल्यू ऑफ दैट तू हमें कितने पैसे देगा, 75 लाख. वो कहता ओके जी ले लो. तो 75 लाख रुपए ब्रिटिशर्स को ट्रांसफर किए और खुद क्या बन गए, राजा बन गए. और वो क्या बन गए, एक प्रिंसली स्टेट बन गया जम्मू कश्मीर. और वहां पर कौन सी डायनेस्टी स्थापित होगी, डोगरा डायनेस्टी. आई होप इट इज क्लियर टिल हियर, राइट. अरे तो सो यहां तक आप सभी को क्लियर होना चाहिए. आगे चलते हैं एंड लेट अस डिस्कस अबाउट. अच्छा, फिर मैंने आपको क्या समझाया था, ये भी सारी चीजें बता दी थी मैंने आपको कि कैसे कैसे हमें नजर आया डोगरा डायनेस्टी में कौन कौन शामिल था. देन 5 मेन रीजन्स जो हमने जम्मू के देखे, जम्मू कश्मीर के देखे थे, ये भी आपको नजर आ गए थे, राइट. समझ भी आ गए थे. दिस वाज एक साइड चेन जो किसके कब्जे में है, चाइना ने. क्यों कब्जा किया था इसके ऊपर, बताया था मैंने आपको. चाइना ने क्यों कब्जा किया था, कहां से कहां, तिब्बत से शिंगजियांग रीजन में. सो शिंगजियांग रीजन में रोड निकालने के लिए यहां पर उन्होंने कब्जा ऑलरेडी कर लिया था. हमने उनसे बात की कि भाई व्हाट इज रॉन्ग विद दिस. उसके बाद लड़ाई होगी हमारी उनके साथ और वो परमानेंट कब्जा कर लिया. इसके साथ साथ अरुणाचल प्रदेश में भी गए थे, लेकिन अरुणाचल प्रदेश से खुद ही रिट्रीट कर गए थे, वापस चले गए थे, करेक्ट. एंड ये जो रीजन है, अच्छा ये लाइन क्या है, व्हाट इज दिस लाइन कॉल्ड. इस लाइन को क्या बोलते हैं हम, ये जो जा रही है, पहले क्या नाम था इसका, सीजफायर लाइन थी. दिस वाज सीजफायर लाइन. एंड देन लेटर ऑन एलओसी इसको कब बोला गया, गुड, आफ्टर शिमला अग्रीमेंट हमने इसको क्या बोला, एलओसी. दैट इज लाइन ऑफ कंट्रोल. एंड ये जो गिलगिट रीजन है, बाल्टिस्तान रीजन है, ये किसके कब्जे में है, पाकिस्तान के कब्जे में. इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर. ऑन द अदर हैंड ये जो रीजन है, इसको हम क्या बोलते हैं, कश्मीर रीजन, जो हमारा कश्मीर रीजन ऑलरेडी है. ये मैंने आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, राइट. अब ये देखिए, तिब्बत से शिंगजियांग रीजन को रोड निकाल ली गई, और यही तो है एक्साइचन रीजन, करेक्ट. यही है एक्साइचन रीजन. और ये सारा रीजन क्या है आपके पास, गिलगिट बाल्टिस्तान. और ये क्या है हमारे पास, जो कश्मीर है. इज दैट क्लियर हियर. इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन एंड रेफरेंडम भी क्लियर था आपको. इसमें हमने क्या देखा था, महाराजा हरि सिंह इंडिपेंडेंट रहना चाह रहे थे, लेकिन महाराजा हरि सिंह को इंडिपेंडेंट रहने दिया जा रहा था, नहीं दिया जा रहा था. महाराजा हरि सिंह को इंडिपेंडेंट रहने नहीं दिया जा रहा था. क्यों नहीं रहने दिया जा रहा था, क्योंकि उधर से पाकिस्तान ने क्या किया, हमला कर दिया. वो कहता है ये रीजन सारा मैं अपने कब्जे में करूंगा. हरि सिंह आगे इंडिया के पास, उन्होंने बोला मेरी मदद कीजिए. इंडिया कहता है मैं मदद करने के लिए तैयार हूं, पहले इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन कर. इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन क्या था, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन का मतलब था कि ये तू मेरे को
रीजन, हाँ ये रीजन जो है वो अब से इंडिया का होगा, सो यू आर पार्ट ऑफ इंडिया। तू मंजूर है तेरे को? कहता हाँ। पर लेकिन पंडित नेहरू कहते हम क्या करवाएंगे, प्लेबिसाइड करवाएंगे बाद में। उसके बाद इंडिया ने हेल्प की, उसके बाद मैटर यूनाइटेड नेशंस में चला गया। यूनाइटेड नेशंस में क्या, तो यूनाइटेड नेशन ने क्या बोला, सीज फायर। तो वो लाइन को हम क्या बोलते हैं, सीज फायर लाइन। तो जो जहां है वहीं सीज हो गया, तो वो रीजन पाकिस्तान के कब्जे में आ गया, और ये रीजन किसके कब्जे में आ गया, इंडिया के कब्जे में आ गया। सो दिस इज हाउ इट वेंट। ओके, सो उसके बाद हमें क्या देखने को मिलता है, शिमला अग्रीमेंट देखने को मिलता है, जिसमें सीजफायर लाइन वाज कन्वर्टेड इनटू व्हाट, लाइन ऑफ कंट्रोल। एंड ये आज का आपको मैप नजर आ रहा है कि व्हाट हैज हैपेंड। दिस इज योर पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, दिस इज योर एक्साइटिंग रीजन, एंड दिस इज योर जम्मू कश्मीर रीजन। एंड फिर मैंने आपको समझाया था कि इंसर्जेंसी की शुरुआत कैसे होती है कश्मीर रीजन में। अभी तो पीस हो जाना चाहिए था, पीस स्टैब्लिश हो जाना चाहिए था, लेकिन पीस स्टैब्लिश नहीं हुआ। हमें क्या नजर आया वहां पर, इंसर्जेंसी। इंसर्जेंसी जो वहां चल रही थी वो क्यों चल रही थी, उसका बेस ये था कि जब हमने बात की विद रिस्पेक्ट टू पाकिस्तान, जब हमने बात की विद रिस्पेक्ट टू इंडिया, तो हमने देखा पाकिस्तान इंडिया से जीत नहीं पा रहा था किसी भी जंग में। तो उसने सोचा मैं जीत तो पा नहीं रहा हूं किसी भी जंग में, तो मुझे क्या करने की जरूरत है, मुझे इनके साथ कन्वेंशनल वॉर नहीं लड़नी है। कौन सी वॉर लड़नी है, प्रॉक्सी वॉर लड़नी है। तो वो प्रॉक्सी वॉर लड़ने के लिए तैयार हो गया। प्रॉक्सी वॉर में वो क्या करता था, मिलिटेंट्स भेजता था, आतंकवादियों को भेजता था, हमले करवाता था, बॉम्ब ब्लास्ट करवाता था, ड्रग्स स्मगल करके भेजता था, यहाँ के यूथ को खराब करता था, यहाँ बाकी स्टेट्स में इंसर्जेंसी फैलाता था, वहां से बच्चों को ट्रेन करता था कि कैसे आपने अपने देश के खिलाफ क्या करना है, वॉर करनी है, युद्ध करना है। उसको हम क्या बोलते हैं, इंसर्जेंसी। ओके, सो इंसर्जेंसी उसने क्रिएट की, एंड प्रॉक्सी वॉर के थ्रू ये सारा काम करना शुरू किया। एंड उसका सोल मोटिव था ब्लीड इंडिया थ्रू 1000 कट्स। बाकियों को क्यों नहीं याद है, जितना के टाइम मैंने आप दोनों को दिया था उतना की बाकियों को दिया था, isn't it? तो व्हाई आर यू गाइस नॉट स्पीकिंग, आपको याद नहीं है? इतनी की बात की थी क्लास के बाद, तो जाके मैंने किसी को सेपरेट लेक्चर्स दिए नहीं, राइट? So why did so she remembers and you don't remember? तो नेक्स्ट, क्योंकि आज मैंने एक आपको नक्सलिज्म का भी टॉपिक करवाना है, वो भी हम शुरू करेंगे थोड़ा सा। तो अगर आप पिछला नहीं याद करेंगे तो फिर कैसे बात बनेगी? आई विल मेक श्योर मैं पीपीटी भी आपके साथ शेयर करवा दूंगा। इज दैट क्लियर? ओके, सो हमने क्या देखा, वहां पर क्या हुए, इलेक्शंस होने थे, कहां, कश्मीर में। 1987 के इलेक्शंस होने थे, जो क्या हो गए, डिस्प्यूटेड इलेक्शंस हो गए, रिग्ड हो गए। मतलब जिसको जीतना बनता था वो नहीं जीती पार्टी। कौन जीत गई, जो सरकार की लॉयलिस्ट पार्टी थी, मतलब जो सेंट्रल गवर्नमेंट जो इंडिया की लॉयलिस्ट पार्टी थी। तो इल्जाम लगाया गया कि इलेक्शंस क्या हैं, इलेक्शंस रिग्ड हैं, इलेक्शंस गलत तरीके कराए गए। बस तब से कश्मीरी लोगों के मन में, उससे पहले भी शुरू हो गई थी ये काम, उसके बाद कश्मीरी लोगों के मन में ये आ गया कि इंडिया इज नॉट गोइंग टू डू गुड टू अस। तो वहां पर क्या फैलनी शुरू होगी, इंसर्जेंसी। पाकिस्तान ने क्या किया, इन लोगों को उठाया और ट्रेन करना शुरू कर दिया। आपको याद है इंडिया के फाइटर जेट्स ने हमला किया और पाकिस्तान के अंदर जाके घुस के वहां पे मारा था, डू यू रिमेंबर? आज से कुछ साल पहले जब हमारा एक पायलट भी उनके कब्जे में आ गया था, डू यू रिमेंबर? हाँ, तो क्या किया था, इंडिया ने अपने फाइटर जेट्स भेजे एक दिन पाकिस्तान में, पाकिस्तान की टेरिटरीज में घुस गए। टेरिटरीज में घुस के क्या किया उन्होंने, हाँ सर्जिकल स्ट्राइक, दैट इज राइट, गुड, सर्जिकल स्ट्राइक। तो हम घुसे, घुस के वहां हमने क्या किया, मारे, और हम वापस आए। वो हम कहाँ गए थे, कहाँ गए थे हम, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में तो गए थे। और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में क्यों गए थे, क्योंकि वहीं पर क्या है, मिलिटेंट्स के कैंप्स हैं। वहीं पर पाकिस्तान क्या देता है उनको, ट्रेनिंग। पाकिस्तान की एक इंटेलिजेंस एजेंसी है, क्या है, इंटेलिजेंस एजेंसी, जिसका नाम क्या है, आईएसआई, दैट इज राइट, इंटर सर्विस इंटेलिजेंस, वन ऑफ द फाइनेस्ट इंटेलिजेंस एजेंसीज, वन ऑफ द फाइनेस्ट इंटेलिजेंस एजेंसी। सबसे ज्यादा फाइनेस्ट इंटेलिजेंस एजेंसी कौन है पता है आपको दुनिया में? गुड, मोसाद सबसे ज्यादा बेहतरीन इंटेलिजेंस एजेंसी है।
सचिन ने ईरान के एक ऑफिशियल को मार भी दिया। दैट इज राइट। अभी थोड़े महीने साल पहले की बात है, बहुत फाइनेस्ट इंटेलिजेंस एजेंसी है मोसाद, कहाँ की है? इजराइल की। तो हर एक देश की अपनी इंटेलिजेंस एजेंसी होती है कि नहीं होती है? बात समझ रहे हो मेरी? आपने स्पाइंग मूवी देखी होगी, एक था टाइगर, देखी है? टाइगर अभी जिंदा है, एक था टाइगर, और एक और कौन सी थी? इसी की थी, सलमान खान की। जॉन और अब्राहम बहुत मूवीज करता है जिसमें वो स्पाई बनता है। तो ये क्या होते हैं सारा? वो मैं मूवी का नाम भूल रहा हूँ, जॉन अब्राहम की। आई एम फॉरगेटिंग नेम। तो क्या हमें देखने को मिलता है? ये सब स्पाइज हैं। यार आपने सलमान खान की मूवी तो देखी होगी ना, जिसका बहुत फेमस गाना दिल दियां गल्ला करांगे नाल नाल बह के। वो जो मूवी है, उस मूवी में वो क्या बना है? स्पाई तो बना है। किसका स्पाई है वो? इंडिया का। इंडिया की एजेंसी का नाम क्या है? RAW, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। तो हर एक देश की अपनी इंटेलिजेंस एजेंसी होती है। हाँ जी, वो अलग है। NIA जो है वो इन्वेस्टिगेट करती है विद रिस्पेक्ट टू ऑल द इंपॉर्टेंट केसेस जो देश की सिक्योरिटी के लिए थ्रेट होता है। जैसे कि बॉम्ब ब्लास्ट को इन्वेस्टिगेट करना, समझ रहे हो? बॉम्ब ब्लास्ट हो गया, उसको इन्वेस्टिगेट करना, या और भी चीजों को इन्वेस्टिगेट करना जो उसके पास केसेस आते हैं। जब हमारे देश में बॉम्बे अटैक हुए थे ना, मुंबई ताज के ऊपर, उसके बाद हमें ये गैप नजर आए थे कि हमारे यहाँ तो कोई भी प्रॉपर तरीके से काम होता ही नहीं है। फिर हमने क्या किया था? NIA एक्ट पास किया था। पार्लियामेंट ने क्या किया? NIA एक्ट पास करके NIA लेके आई, नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी, कि ये इन्वेस्टिगेट करेगी। तो वो क्या करती है? मैटर्स को इन्वेस्टिगेट करती है। लेकिन RAW क्या है? RAW इंटेलिजेंस एजेंसी है। वो देखती है कि चाइना का अगला कदम क्या होगा, पाकिस्तान का अगला कदम क्या होगा, हमारे को कोई आगे थ्रेटन तो नहीं कर रहा। उसका काम ये होता है। उसका काम होता है अपने नेटवर्क्स बनाना। नेटवर्क समझते हो बनाने का मतलब? कि अपने 50-100 स्पाई भेज दिए चाइना में। चाइना को क्या कर रहे हैं? वो निगरानी रख रहे हैं कि चाइना का अगला एक्शन क्या होने वाला है। कहीं अरुणाचल प्रदेश में कोई प्लानिंग तो नहीं चल रही। पाकिस्तान भेज दिए। पाकिस्तान में जाके इन्वेस्टिगेट करना, मतलब इन्वेस्टिगेट, इंटेलिजेंस एजेंसी मतलब छुप छुप के देखना। आपने अक्सर सुना होगा कि हमें क्या देखने को मिलता है? हमें देखने को मिलता है कि एक भिखारी होता है, वो भीख मांग रहा होता है। कहां मांग रहा होता है भीख? आर्मी हेडक्वार्टर्स के बाहर बैठ के। एग्जाम्पल दे रहा हूं आपको। तो उसमें शक पड़ता है कि ये कौन है बंदा। उसको उठाया जाता तो पता लगता है वो कौन था? एजेंट था। किसका एजेंट था? पाकिस्तान का। तो वो क्या कर रहा था? इंफॉर्मेशन इकट्ठी करता है, इकट्ठी करके कहां भेजता है? पाकिस्तान भेजता है, ताकि उनको हमारे सारे कदमों का पता लग जाए कि क्या होने वाला है। तो ये सारे काम कौन कौन सी एजेंसी करती है? इंटेलिजेंस एजेंसी। हर एक देश के पास अपनी इंटेलिजेंस एजेंसी होती है। जैसे उसामा बिन लादेन, मैंने कल आपको एक बात बोली थी ना, सर रिपीट हो रही? ओ ओबामा, सॉरी, उसामा बिन लादेन कहां पर है, ये कैसे पता लगना था? किसी ने फोन करके तो बताना नहीं था। ये इंटेलिजेंस एजेंसी का ही काम था। कौन सी इंटेलिजेंस एजेंसी का काम था? अमेरिका की इंटेलिजेंस एजेंसी, जिसका क्या है? CIA। उसका नाम क्या है? CIA। तो हर एक देश की अपनी इंटेलिजेंस एजेंसी है। ऐसी नहीं है बेटाबाद में गए, वहां पर जाके सारा ऑपरेशन किया, फिर उसामा बिन लादेन को भी मारा। ये सारी चीजें क्यों पॉसिबल थी? क्योंकि इंटेलिजेंस एजेंसी फैली हुई थी। आपको हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर का नाम पता है? अजीत डोभाल। तो जो अजीत डोभाल हैं, उनकी एक स्टोरी सुनाता हूं आपको। दैट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी। वो IPS ऑफिसर थे, जो हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं। उनका काम क्या है? देश की सिक्योरिटी के ऊपर एडवाइस करना कि अगला कदम क्या होना चाहिए। बेबी मूवी देखी है आपने? बेबी, अक्षय कुमार की मूवी है, तापसी पन्नू की मूवी है बेबी, देखिए। जहां वो ऑपरेशन करने जाते हैं मिडल ईस्ट में। चलो एनीवेज, उन्होंने एक फिक्टिशियस कंट्री बनाई थी, मिडल ईस्ट में जाके ऑपरेशन कंडक्ट करते हैं मूवी में। तो मैं आपको क्या बता रहा था, अजीत डोभाल क्या थे? हैं तो IPS ऑफिसर थे। सो ही वाज एन IPS ऑफिसर। IPS ऑफिसर बने और उनको क्या किया गया? उनको RAW ने उठा लिया।
उठा दिया का मतलब है उनको बोला कि आप हमारी मदद करेंगे। वो कहते क्या, कहते आप जाएंगे कहाँ, पाकिस्तान, एजेंट बन के। तो वो बंदा 7 साल पाकिस्तान में रह के एजेंट बना रहा। क्या समझे? फॉर 7 years ही वॉज इन पाकिस्तान। और 7 साल पाकिस्तान में क्या किया उन्होंने? स्पाइंग की। और वो अपना एक किस्सा सुनाते, कहते एक बार मैं एक मस्जिद के बाहर बैठा था, सॉरी मस्जिद के बाहर मैं जा रहा था, तो मैंने सोचा चलो मस्जिद के अंदर जाके आता हूँ, दरगाह थी मेरे ख्याल से। सो ही वेंट इनसाइड। बाहर कहते एक बुजुर्ग बैठे थे, बाबा जी। तो दाढ़ी रखी हुई थी उन्होंने, मूछें काटी हुई थी, टोपी पहनी हुई थी, जैसे मुस्लिम होते हैं। तो उन्होंने उनको क्या बोला, ही सेड टू देम कि भाई, मतलब वो बुजुर्ग जो थे ना, उन्होंने इनको रोक लिया, अजीत डोभाल को। और उसको रोक के कहते कि तू मुस्लिम नहीं है। कहते मैं डर गया, आई गॉट स्केयर्ड, कि ये मुझे ऐसे क्यों कह रहा है कि मैं मुस्लिम नहीं हूं, कहीं मैं पकड़ा तो नहीं गया। कहते नहीं मैं मुस्लिम हूं। वो कहते नहीं तू मुस्लिम नहीं है। कहते नहीं मैं मुस्लिम हूं। कहते नहीं नहीं तू मुस्लिम नहीं है, ये पक्की बात है। वो कहते आपको कैसे पता मैं मुस्लिम नहीं हूं? वो कहते तेरे कान में जो छेद हुए हैं मुस्लिम कभी भी नहीं करते, ये सिर्फ हिंदू करते हैं। तो बचपन में कान में छेद करवा दिए होंगे अजीत डोभाल की उसकी फैमिली ने, तो उन्होंने पहचान लिया उसको। लेकिन अजीत डोभाल तो डर गया ना कि अब अगर पकड़ा जाता है एजेंट तो उसका क्या हाल होता है, आपको अच्छे से पता है। मैंने आपको कल भी बताया था कितना 3rd डिग्री टॉर्चर किया जाता है, इतना बुरा हाल किया जाता है, बंदे की बस करवा देते हैं। तो हुआ क्या है, उसको वो बुजुर्ग लेके जाता है, पकड़ता है, खींच के एक जगह लेके जाता है। कहता मैं डर गया, और कि अब क्या होगा मेरे साथ। कहते वो मेरे को जब लेके जाता है तो एक घर में ले जाता है, घर के एक कमरे में ले जाता है। उस कमरे में एक अलमीरा खोलता है, अलमीरा के अंदर ना सारे हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां पड़ी हुई थी। कहते मैं पूछता हूँ ये क्या है, कहते क्योंकि मैं, वो बोलता है कि मैं भी क्या हूँ, हिंदू हूं। मैंने तो तेरे को पहचाना कि तू हिंदू है क्योंकि मैं भी क्या हूँ, हिंदू ही हूं। और इस मुल्क में नॉन मुस्लिम का रहना बहुत मुश्किल है, तो हमें क्या बन के रहना पड़ता है, मुस्लिम बन के रहना पड़ता है। तो कहते मैंने सुनी इतनी बातें, मैंने अपना मैनेज किया, मैं वहां से फटाफट भागा। सो ये एक एजेंट की कहानी है जो कहाँ रहा रहा था, पाकिस्तान में, जिसका नाम क्या है, अजीत डोभाल, जो आईपीएस ऑफिसर भी था और अब क्या है, सिक्योरिटी एडवाइजर। डिड यू गेट दिस? सो ऐसे ऐसी चीजें भी विटनेस करने को मिलती है। अगर एजेंट पकड़ा जाए तो बस फिर काम खत्म। एजेंट अगर पकड़ा जाए तो फिर काम खत्म, उसको डिसोन कर देते हैं। देश तो कहता है कि ये मेरा बंदे ने क्या किया है, कि मैंने अपना एजेंट भेजा था आपके ऊपर निगरानी करने के लिए, मानेगा इंडिया ना? तो ये ऐसी जॉब है जो हमेशा क्या कर दी जाती है, डिसोन कर दी जाती है। मतलब इनकी कभी रिकग्निशन नहीं होती। आप तो चलो आईएएस आईपीएस ऑफिसर बन जाओगे, बनने के बाद व्हाट विल हैपन, आप आईएएस आईपीएस ऑफिसर बन जाओगे, बनने के बाद व्हाट विल हैपन, यू विल गेट रिकग्निशन। बट ये तो ऐसा प्रोफेशन है जिसको कोई रिकग्निशन मिलती नहीं। गेटिंग मी? एनीवेज, तो मैंने आपको क्या बताया, मुसाद क्या है, इजराइल की इंटेलिजेंस एजेंसी है। RNDW कहाँ की है, इंडिया की है। पाकिस्तान की क्या है, ISI। तो ISI क्या करती है, इनको ट्रेनिंग देती है, इनको फाइनेंसिंग देती है, फंडिंग देती है, क्योंकि ISI को पता है कि मैं अकेली तो लड़ नहीं पाऊंगी किसके साथ, इंडिया के साथ। तो मुझे कुछ ना कुछ यही प्लान करने पड़ेंगे इंडिया को हराने के लिए। तो ISI क्या कर रही है, लीड इंडिया थ्रू 1000 कट्स। आई बात समझ यहां तक? तो जो हमने कैंप्स डिस्ट्रॉय किए थे सर्जिकल स्ट्राइक में, वो कैंप्स जो थे टेररिस्ट कैंप्स थे। वहां पर टेररिस्ट क्या करते थे, ट्रेनिंग लेते थे, और ट्रेनिंग लेने के बाद क्या करते थे, इंडिया में आते थे, घुसपैठ करते थे, जिसको हम क्या बोलते हैं, इनफिल्ट्रेशन। सो दे यूज्ड टू डू व्हाट, दे यूज्ड टू इनफिल्ट्रेट। दे यूज्ड टू डू व्हाट, दे यूज्ड टू इनफिल्ट्रेट। तो वो इनफिल्ट्रेशन करते थे, इनफिल्ट्रेशन करके हमें क्या नजर आता था, कि यहां पर आतंक फैलाया जा रहा है, बॉम्ब ब्लास्ट किया जा रहा है। तो इंडिया ने वहां जाके वो सारे कैंप्स को क्या किया था, डिस्ट्रॉय किया। यहां तक क्लियर हुई है बात आप? सो इंसर्जेंसी फिर उसके बाद शुरू होती है 1987, जब इलेक्शन हमारे रिग्ड हो गए थे। एंड हमें क्या नजर आता है कि मोहम्मद यूसुफ शाह अलियास सैयद सलाहुद्दीन,
जिनकी मैंने उम्र बताई थी तकरीबन आज क्या है 80 साल की उम्र है, ये इनको भी इलेक्शन जीतने थे, जीत रहे थे, लेकिन इनको क्या डिक्लेयर किया गया कि इलेक्शंस क्या हो गए, हार गए। उसके बाद इन्होंने टेररिज्म का रास्ता अपना लिया। एंड देन जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट। जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट, लिबरेशन मतलब क्या होता है, आजादी दिलवाना। सो जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट जो यासिन मलिक की थी, ये भी एक अनदर इंसर्जेंट ग्रुप था। एंड इन्होंने भी क्या कहा था कि हमें कश्मीर को क्या दिलवानी है, आजादी। सो ही वाज द वन। ऐसा क्लियर? तो कल हमने इनके बारे में बात की थी। अब पाकिस्तान के बेनिफिट्स क्या होते हैं प्रॉक्सी वॉर हमारे साथ करके? इंडिया की इमेज को खराब करना, इंडिया के सेकुलर फाउंडेशन को तोड़ना। सेकुलर फाउंडेशन समझते हो? इंडिया हमेशा क्लेम क्या करता है? इंडिया हमेशा क्लेम करता है कि मेरे यहां पर क्या है, मेरे यहां पर हर धर्म के लोग इज्जत से रहते हैं, बिना लड़े रहते हैं, क्योंकि देश का कोई भी धर्म नहीं है। इंडिया का क्या धर्म है? पाकिस्तान का नाम क्या है? इस्लामिक स्टेट ऑफ पाकिस्तान। तो पाकिस्तान बोलता है कि मेरा धर्म क्या है, इस्लाम। लेकिन इंडिया नहीं बोलता ऐसा। इंडिया क्या है? रिपब्लिक ऑफ इंडिया। व्हाट डज दैट मीन? सॉरी, व्हाट डज दैट मीन व्हेन इंडिया सेज दैट मैं क्या हूं, एक सेकुलर देश हूं? इसका मतलब क्या है कि हमारे यहां स्टेट का कोई धर्म नहीं है। देयर इज अ सेपरेशन। क्या है? सेपरेशन है। किसकी सेपरेशन है? धर्म की और स्टेट की। स्टेट समझते हो? देश। तो देश हमारा हिंदू नहीं है, मुस्लिम नहीं है, सिख नहीं है, ईसाई नहीं है, देश देश है। सो इट इज रिपब्लिक ऑफ इंडिया। अनलाइक पाकिस्तान जो क्या कहता है, मैं क्या हूं, इस्लामिक स्टेट ऑफ पाकिस्तान। हमारा क्या है? रिपब्लिक ऑफ इंडिया। रिपब्लिक का मतलब समझते हैं आप क्या होता है? रिपब्लिक, नो, रिपब्लिक का मतलब होता है जहां पे हेड ऑफ स्टेट जो है उसको क्या किया जाता है, इलेक्ट किया जाता है। नहीं समझे? हेड ऑफ स्टेट जो है उसको अगर इलेक्ट किया जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, रिपब्लिक। याद रखिएगा। अब इंडिया क्या है? इट इज रिपब्लिक ऑफ इंडिया। रिपब्लिक ऑफ इंडिया का मतलब यहां का भी जो हेड है उसको क्या किया गया, इलेक्ट किया गया। तो इंडिया का हेड ऑफ स्टेट कौन है जी? इंडिया का हेड ऑफ स्टेट कौन है बताइए? दैट इज राइट। आपने पढ़ा लगता है, मुझे ऐसा लग रहा है। नहीं, आप ग्रेजुएशन में हो कि कर ली? कर रहे हो अभी, लास्ट ईयर में? तो पॉलिटिकल साइंस है। ओके। सो देखिए हमारे देश में दो हेड्स हैं। एक है रियल हेड और दूसरा क्या है, नॉमिनल हेड। रियल हेड का मतलब क्या है, प्राइम मिनिस्टर। नॉमिनल हेड का मतलब क्या है, प्रेसिडेंट। तो हमारा हेड ऑफ स्टेट कौन है? प्रेसिडेंट। हेड ऑफ गवर्नमेंट कौन है? प्राइम मिनिस्टर। तो जब मैंने बोला रिपब्लिक, उसका मतलब क्या है, हेड ऑफ स्टेट जो है वो क्या है, इलेक्टेड है। तो हमारा हेड ऑफ स्टेट कौन है? प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट इलेक्टेड है, देयरफॉर इंडिया क्या है, रिपब्लिक है। रिपब्लिक का उल्टा क्या होता है, मोनार्क। जहां पर हेड ऑफ स्टेट जो होता है वो इलेक्टेड नहीं होता। तो उसमें हमें क्या नजर आता है, हेरिडिटी चलती जाती है। जैसे इंग्लैंड में आपको क्या देखने को मिलता है, आज भी मोनार्क है वहां पे हेड, लेकिन मोनार्क को उन्होंने संवैधानिक दायरे में बांध दिया है। इसलिए उसको क्या बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क। मतलब अपनी मर्जी से वो कोई भी काम नहीं कर सकता। उसको क्या करना पड़ता है, उसको रूल्स एंड रेगुलेशंस के अंडर रह के काम करना पड़ता है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क। इज दैट क्लियर? कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क या फिर मोनार्की। मोनार्की का ऑपोजिट क्या होता है, रिपब्लिक। इंडिया क्या है, रिपब्लिक। आई बात समझ? देश का कोई भी धर्म नहीं है, वी आर अ सेकुलर नेशन। सेकुलर का मतलब ये है कि स्टेट ने अपना धर्म डिफाइन नहीं किया। एक समय होता था, अगर आप जानना चाहते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, मिडिवल एज। सुना है किसी ने मिडिवल एज? मिडिवल एज में मैं आपको क्या बता रहा हूं, यूरोप की बात है।
यूरोप में एक दौर ऐसा आया जब धर्म जो था वो अपनी पूरी चरम सीमा पर था। उसने लोगों को ऐसा कंट्रोल करने की कोशिश की थी कि उसके आगे किंग भी झुकता था धर्म के आगे। तो हमें क्या देखने को मिलता है, मल्टीपल सेंटर्स ऑफ पावर। कहां पर? यूरोप में। मतलब धर्म अपनी अलग चला रहा है, किंग अपनी अलग चला रहा है, जमींदार अपनी अलग चला रहे हैं। तो कितने पोल हो गए ना पावर के? आज कितने पोल हैं? एक ही पोल है, यानी कि वी हैव स्टेट, दैट्स इट। लेकिन उस टाइम क्या होता था, स्टेट भी है, धर्म भी है, और फिर क्या है, जमींदार भी हैं, लैंडलॉर्ड्स भी, फीडर लॉर्ड्स भी हैं। समझ रहे हो बात? कितने पोल्स ऑफ पावर है, तो किसकी माने किसकी ना माने, बड़ा क्योस था। लेकिन धर्म ने सभी को दबाया हुआ था। किसी को भी धर्म ये नहीं बोलता था कि तेरे को बोलने की आजादी। धर्म कहता था जैसे मैं चला रहा हूं वैसे चलना पड़ेगा, और इंसान को वो बढ़ने नहीं दे रहा था आगे, इंसान को खुल के जीने नहीं दे रहा था। इसलिए हम मिडिवल एजेस को क्या बोलते हैं? डार्क एज। वो समा काफी 100 साल पुरानी, काफी साल पुरानी बात कर रहा हूं। समझ रहे बात? You can take it back to approximately 900 years back. इतनी पुरानी बात कर रहा हूं, इवन मोर देन दैट। तो उस समय धर्म जो था लोगों को जीने नहीं देता था, धर्म जो था लोगों को खुल के बाहर नहीं आने देता था। धर्म कहता था प्रॉफिट कमाना भी गलत है, धर्म कहता था किसी चीज को क्वेश्चन करना भी गलत है। अगर कोई क्वेश्चन करने की कोशिश करता था तो उसको क्या करते थे? सूली पर चढ़ा देते थे, मार देते थे। क्योंकि धर्म की इंटरफेरेंस कहां थी? पॉलिटिक्स में थी। तो जहां धर्म डिफाइन कर रहा हो देश की रिलीजन को, आई मीन टू से देश की गवर्नेंस को, तो वो देश सही नहीं। तो हमें क्या चाहिए होता है? धर्म की और स्टेट की सेपरेशन। और अगर ये सेपरेशन मिल जाए कि धर्म अपने पर्सनल फील्ड में, अब मैं अपने पर्सनल फील्ड में कितना धार्मिक हूं कितना नहीं धार्मिक हूं, मैं भगवान को मानता हूं, मैं कौन से भगवान को मानता हूं या नहीं मानता हूं, इट शुड नॉट अफेक्ट माई पब्लिक लाइफ। इसी को हम क्या कह रहे हैं? सेकुलरिज्म। तो हमारा स्टेट भी क्या बोलता है कि इंडियन स्टेट क्या है? हमारा संविधान बोलता है कि इंडियन स्टेट क्या है? इट्स अ सेकुलर नेशन। इट हैज नथिंग टू डू विद आप कौन सा धर्म अपना रहे हैं। आप हिंदू हैं कोई फर्क नहीं, आप सिख हैं कोई फर्क नहीं, आप मुसलमान हैं कोई फर्क नहीं, आप ईसाई हैं कोई फर्क नहीं, आप बौद्धि हैं कोई फर्क नहीं, आप इस पेन को मानते हैं कोई फर्क नहीं, आप इस रिमोट को मानते हैं कोई फर्क नहीं, आपके लिए ये पैनल भगवान है कोई फर्क नहीं, आप भगवान में मानते हैं कोई फर्क नहीं, आप भगवान में नहीं मानते तब भी कोई फर्क नहीं। समझे? सो हमारे देश में आज सेकुलरिज्म जो प्रमोट किया जाता है वो इस तरह का सेकुलरिज्म है जो हर एक शख्स को आजादी देता है कि वो चाहे भगवान को माने चाहे भगवान को ना माने, अपना रिलेशन अपने भगवान के साथ डिफाइन करने का पूरा पूरा क्या है? अधिकार। इज दैट क्लियर? किसको नहीं समझ आया? तो इंडिया इज अ सेकुलर नेशन, पाकिस्तान इज नॉट अ सेकुलर नेशन। आई बात समझ? बाकी ज्यादा चीजें आपको पॉलिटी में क्लियर होंगी जब हम पॉलिटी के बारे में बात करेंगे। तो अभी हमने क्या देखा? अटैक सेकुलर फाउंडेशन एंड फैब्रिक ऑफ इंडिया। अब आपको समझ आ गया होगा सेकुलर क्या है। ये बताना कि इंडिया सेकुलर है ही नहीं। ब्लीड इंडिया थ्रू 1000 कट्स, चेंज लो इंटेंसिटी वॉर इनटू हाई इंटेंसिटी एट एप्रोप्रिएट टाइम। कि मतलब जब आपका दुश्मन कमजोर हो जाता है, सपोज करो आपका दुश्मन बड़ा स्ट्रांग है, आप क्या करेंगे? डायरेक्ट तो लड़ नहीं ना सकते उसके साथ, तो फिर आप क्या करेंगे? उसको कमजोर करेंगे, और जब कमजोर हो जाए फिर आप क्या करेंगे? उसके ऊपर हमला। तो पाकिस्तान ने भी यही बोला कि पहले इनको इंटरनली तोड़ दो, इनकी जो यूथ है वो ड्रग्स पे लगा दो, इनके ट्रबल क्रिएट कर दो जितनी मैक्सिमम हो सकती है, इंसर्जेंसी फैला दो, पंजाब को अलग कर दो, कश्मीर को अलग कर दो, उसके बाद जब ये कमजोर हो जाएगा मुल्क तब क्या कर देंगे? इसके ऊपर हम हमला। समझ गए? और कश्मीर के मुद्दे को इंटरनेशनलाइज करना। चल पानी भी गया। कश्मीर के मुद्दे को क्या कर देना? इंटरनेशनलाइज कर देना। इंटरनेशनलाइज का मतलब समझते हैं? हाँ, दुनिया में शोर मचाना कि देखो कितने अत्याचार हो रहे हैं यहां पर, यहाँ के ह्यूमन राइट्स की वायलेशन कितनी ज्यादा हो रही है, लोगों को कितना तंग किया जा रहा है, लोगों को परेशान किया जा रहा है, लोगों को मारा जा रहा है। तो दुनिया सुन ले कि इंडिया जैसा एक्चुअली में अपने आप को पोर्ट्रे करता है वैसा इंडिया नहीं है, यहां पर अत्याचार हो रहे हैं। आर्मी जो स्टेशन की है कश्मीर में, वो आर्मी ही क्या करती है?
लोगों के साथ जाके अत्याचार करती है, लड़कियों के साथ रेप किया जाता है। गेटिंग मी और नॉट? तो ये सारी बातों का शोर मचाया गया ताकि इंडिया की जो इमेज है वो क्या हो जाए, इंडिया की इमेज टोटली स्पॉइल हो जाए, इंडिया की इमेज टोटली खराब हो जाए और लोग विश्वास ही ना करें कि इंडिया आखिरकार सेकुलर है भी कि नहीं। अब आज आप जितनी चीजें इंडिया में देख रहे हो वो आपको क्या शो कर रही है? वो शो कर रही हैं कि इंडिया हिंदुत्व राष्ट्र की तरफ बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है? बढ़ रहा है। तो ये सारी चीजें जो हैं, किसी एक रिलीजन को मार्जिनलाइज कर देना, किसी एक रिलीजन को साइडलाइन कर देना, कोने पे लगा देना, और मेजोरिटी का क्या करना, रूल लेकर आना, दिस इज नॉट गुड फॉर एनी डेमोक्रेसी। जब हमारा मुल्क आजाद हुआ था तो पंडित नेहरू ने एक बात बोली थी, वो कहते देखिए, अगर मिनॉरिटी कुछ डिमांड करता है इस मुल्क में तो इट इज द ड्यूटी ऑफ द मेजोरिटी, जाओ जाओ दोस्त जाओ, इट इज द ड्यूटी ऑफ मेजोरिटी। मेजोरिटी कौन था इस मुल्क में? हाँ, हिंदू। हिंदू। इस मुल्क में मेजोरिटी कौन था? हिंदू। तो व्हाट ही वाज सेइंग कि हिंदू की ड्यूटी बनती है कि वो जो मिनॉरिटीज है, पर्टिकुलरली ही वाज रेफरिंग टू द मुस्लिम मिनॉरिटी एंड अदर मिनॉरिटीज, तो उनको क्या विश्वास दिलवाना कि ये मुल्क भी उन्हीं का ही है, उनको अकोमोडेट करना। जहां मेजोरिटी आंख दिखाने की कोशिश करती है वहां जो मिनॉरिटी होती है वो क्या हो जाती है, केयरफुल हो जाती है, तब और प्रॉब्लम आनी शुरू होती है। आपने सर सैयद अहमद खान का नाम सुना है? सर सैयद अहमद खान भी, उनका भी थोड़ा जिक्र आता है जब हम फिलॉसफी को पढ़ते हैं या फिर जब हम फ्रीडम स्ट्रगल देखते हैं, क्योंकि उन्होंने, अच्छा, ही वॉज वेरी मच फैसिनेटेड फ्रॉम द ब्रिटिशर्स। ब्रिटिशर्स के लिए उनके मन में बहुत ज्यादा फैसिनेशन थी, वो बहुत पसंद करते थे ब्रिटिशर्स को। ही वॉन्टेड टू टॉक इंग्लिश, ही वॉन्टेड टू वॉक इंग्लिश, ही वॉन्टेड टू रिमेन इन इंग्लिश सर्कल। इतनी ज्यादा ऑब्सेशन एंड फैसिनेशन थी अंग्रेजों से सर सैयद अहमद खान। लेकिन उनका जो माइंडसेट था वो प्योरली क्या था, सेकुलर। अगर आप मॉडर्न हिस्ट्री की किताब पढ़ेंगे आपको बड़ा मजा आएगा, उसमें वो क्या कहते हैं, कहते हिंदू और मुसलमान एक ही मिट्टी से जन्मे हैं, एक ही मिट्टी का खाना खाते हैं, एक ही मिट्टी के पानी से नहाते हैं, उसी मिट्टी में दोनों ने मिल जाना है, चाहे किसी ने दफन होके मिल जाना है, चाहे किसी ने फना होके मिल जाना। तो क्या ही हिंदू और क्या ही मुसलमान, ये मुल्क जो है वो क्या है, एक है। लेकिन सर सैयद अहमद खान ने ही लेटर ऑन पार्टीशन का बीज बोया। अगर बोला जाता है टू नेशन थ्योरी मोहम्मद अली जिन्ना से नहीं आई, टू नेशन थ्योरी आखिर कहां से आई है, सर सैयद अहमद खान से। सारे जहां से अच्छा है हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलिस्तान हमारा। व्हाट इज दैट? किसने लिखी है? मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। किसने लिखी थी? है जी, मोहम्मद इकबाल। और मोहम्मद इकबाल ने यह लिखा, उसके मन में क्या चल रहा होगा, हिंदू मुस्लिम आर वन, ये देश क्या है, एक। लेकिन किसी ने इस चीज को इमेजिन किया होगा क्या कि वही शख्स एक दिन क्या बात करेगा कि हिंदू एंड मुस्लिम दोनों अलग कम्युनिटीज हैं, एक देश में रह ही नहीं सकते, तो दोनों को अलग अलग मुल्क चाहिए। तो कुछ ना कुछ तो ऐसा हुआ होगा ना कि दो शख्सों के नाम मैंने आपको बताए जिनके मन में इतनी अच्छी फीलिंग्स थी, ऑल ऑफ सडन वो क्या बन जाते हैं, बागी हो जाते हैं। तो देयर मस्ट हैव बीन समथिंग, कुछ तो हुआ होगा मुल्क में। तो इसीलिए पंडित नेहरू क्या कहते हैं, ये मेजोरिटी की जिम्मेवारी बनती है कि उसने क्या करना है, मिनॉरिटी को अकोमोडेट करना। आ रही मेरी बात समझ आपको? तो ये सारी बातें, ये सारी चर्चाएं हम आगे भी करते जाएंगे जब हम और चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। अभी तो क्या किया है, सिर्फ जैसे जैसे जो चीजें आती जा रही है मैं आपको बताता जा रहा हूं। सो इंटरनेशनलाइज कश्मीर का इशू, अब देखिए, देन ऑल ऑपरेशन ऑल आउट, एनीवे ये तो क्या था, डिफेंसिव ऑफेंस, काउंटर अटैक, वी हैव डिस्कस ऑल दिस। देन अब देखते हैं जम्मू कश्मीर मिलिटेंसी को टैकल करने के लिए गवर्नमेंट ने कौन कौन सी चीजों को लॉन्च किया। नंबर वन इज प्रोजेक्ट उड़ान। ये भारत के प्रधानमंत्री का इनिशिएटिव, जिसमें उन्होंने क्या बोला, उन्होंने बोला देखिए, कहीं पर भी अगर आपको मिलिटेंसी नजर आती है,
कहीं पर भी अगर यूथ जो है वो गलत रास्ते पर चलता हुआ आपको अगर नजर आता है तो उसका प्राइम रीजन क्या होता है, सबसे बड़ा कारण उसका क्या होता है? सबसे बड़ा कारण होता है कि वहां पर अनएम्प्लॉयमेंट होती है, वहां पर भुखमरी होती है, वहां पर इलिटरेसी होती है। लोग जो होते हैं उनके पास कुछ करने को नहीं होता है, उनको लगता है कि देखिए बदतर सर्कमस्टांसेस में तो हम ऑलरेडी रह ही रहे हैं, बद से बदतर तो हो ही गए हैं, इससे ज्यादा बुरे और क्या होंगे। अगर यहां खड़के कोई इंसान बोल रहा है कि मैं तुझे कश्मीर दिलवाऊंगा, तेरा यूथ अच्छा हो जाएगा, तो पॉसिबली मुझे इसकी बात सुननी चाहिए एंड आई शुड गो बाय व्हाट ही से। अगर आप अपने घर में बहुत हैप्पी हो, यू हैव मच मनी, गुड अमाउंट ऑफ मनी, यू हैव गुड एजुकेशन, यू हैव गुड जॉब ऑल्सो, एंड यू आर डूइंग रियली गुड इन योर लाइफ, आपकी फैमिली भी हैप्पी, आपके पेरेंट्स भी हैप्पी, आपके सिबलिंग्स भी हैप्पी, आप भी हैप्पी, तो मैं आके आपको भड़काऊं कि आओ हम एक नया देश बनाते हैं, हमने हिंदुस्तान में नहीं रहना है, तो आप मेरी बात सुनोगे? वाई वुड यू लिसन टू मी? आप कहोगे यार ये पागल हो गया, मेरे को कोई दिक्कत ही नहीं है, मेरे पास पैसा है, मेरे पास जॉब है, मेरे पास परिवार है, मेरे पास फ्रेंड सर्कल है, मुझे कोई प्रॉब्लम है नहीं, ना ही मुझे कुछ ऐसा नजर आता है, तो मेरे को पागल कुत्ते ने काटा, मैं इसकी बात सुन के हथियार उठा लूं, मेरी तो फैमिली तबाह हो जाएगी। अब ऑन द अदर हैंड सपोज कीजिए आपके पास कुछ भी नहीं है, आपके ऊपर एट्रोसिटीज हो रही हैं, जुल्म ढाए जा रहे हैं, आपके पास अनपढ़ता है, गरीबी है, इलाज कराने के पैसे भी नहीं है, अब मैं आपको आगे बोलता हूं तो आप क्या कहेंगे? बात तो ठीक है, इस मुल्क ने दिया क्या मुझे? बोलेंगे ये बात की नहीं कि इस मुल्क ने दिया क्या है? नहीं दिया तो मैं खुद ले लूंगा या मैं खुद अपना मुल्क बना लूंगा। सो यू विल गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स माय व्यूज, आप मेरे व्यूज की तरफ क्या हो जाएंगे? अट्रैक्टेड हो जाएंगे, आपको लगेगा कि हाँ यार ये बात तो बिल्कुल ठीक है जो कही जा रही है। इज दैट क्लियर? सो तो मैंने आपको क्या बताया, यही चीज को दिमाग में रखते हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्लान लेके आई प्रोजेक्ट उड़ान, जिसमें क्या बोला, हम क्या करेंगे, यूथ को एम्पावर करेंगे, स्किल प्रोवाइड करेंगे ताकि यूथ क्या ले पाए? नौकरियां ले पाए। नौकरी लेगा तो घर में पैसा आएगा, पैसा आएगा तो ध्यान टेररिज्म की तरफ नहीं जाएगा, ड्रग्स की तरफ नहीं जाएगा। देन नई उड़ान फॉर सपोर्ट टू मोनारिटी स्टूडेंट्स जिन्होंने प्रीलिम्स क्लियर किया यूपीएससी का या स्टेट सिविल सर्विसेज का, तो उनको सपोर्ट देना, हिमायत, प्लेसमेंट लिंक्ड स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम, मतलब स्किल डेवलप की जाएगी। इतना ही नहीं, सपोज करो आपको सिलाई मशीन चलानी सिखा दी, तो आप जाओ, बोलूंगा मैं जाओ नौकरी ढूंढ लो, तो नौकरी मिले ना तो आप क्या करोगे? तो सिर्फ स्किल नहीं देना, प्लेसमेंट लिंक्ड स्किल देना, ये प्लान किया गया। इज दैट क्लियर? सो प्रेजेंट स्टेटस वी ऑल नो कि जो स्पेशल स्टेटस दिया गया था जम्मू कश्मीर को, भी रिवोक कर दिया गया था, राइट? सो दिस इज व्हाट आई हैव डिस्कस ओवर हियर, कि अब उसको लेजिस्लेटिव असेंबली बना दिया गया है, एंड लेजिस्लेटिव असेंबली बना के क्या है, नाउ दिस इज द एंटायर पिक्चर, राइट? एनीवेज, अब ये जो दो इंपॉर्टेंट, रादर तीन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं विच आर वेरी मच इंपॉर्टेंट, जो मुझे डिस्कस करने हैं आपके साथ। एक होता है लोन वोल्फ अटैक। क्या होता है? लोन वोल्फ अटैक। ये क्या होता है? हैव यू एवर हर्ड ऑफ सुसाइड बॉम्बर्स? Yes. क्या करते हैं वो? तो वो अपने ऊपर बॉम्ब लगा देते हैं, क्राउड में जाके। हाँ, गुड। तो उसमें आपको क्या नजर आता है कि कोई इंडिविजुअल जो है, एक इंडिविजुअल, वो क्या करता है, क्राउड में जाता है, क्राउड में जाके अपने आप को उड़ा लेता है, सॉल्व डन, खत्म। लोन वोल्फ अटैक में हमें क्या देखने को मिलता है? ये टेररिस्ट एक्ट ही है। क्या है ये? टेररिस्ट एक्ट ही है। एक टेररिस्ट जाएगा, भीड़ वाले एरिया में जाएगा, भीड़ वाले एरिया में जाके अपने आप को उड़ा देगा और आसपास के लोगों को क्या करेगा? नुकसान करेगा। अब सपोज कीजिए वी आर सिटिंग ओवर हियर, हमें ऐसा लगता है, सपोज करो मैं अपनी बात करूं, मुझे ऐसा लगता है कि हिंदू राष्ट्र जो है वो खतरे में है, तो मैं जो हिंदू लीडर्स हैं उनकी बातें सुन के मुंह बोलाता हूं। मैं किसी ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा नहीं हूं, लेकिन मैं क्या चाहता हूं, मैं हिंदू देश के निर्माण में अपना हिस्सा देना चाह रहा हूं, मैं अपनी हिस्सेदारी देना चाह रहा हूं। उसमें मैं क्या करूंगा? मैं किसी ऑर्गेनाइजेशन से कनेक्टेड नहीं हूं, लेकिन मैं मूव हो गया, तो मेरे को लगा कि यार मुझे कुछ ना कुछ करने की जरूरत है, मुझे टेरर फैलाना है। कहां फैलाना है?
मेरे दुश्मनों के खिलाफ। लेटर से मुझे पोर्ट्रे किया जाता है कि XYZ धर्म के लोग तेरे दुश्मन है, तो मैं क्या करूंगा, उन इलाकों में जाऊंगा, अपने आप को मैंने बॉम्ब लगा लिया और वहां जाके बटन दबाऊंगा, मैं उड़ जाऊंगा, मेरे साथ साथ बाकी धर्म के लोग भी उड़ जाएंगे। इसको क्या बोलेंगे? लोन वोल्फ अटैक। लोन वोल्फ में मैं सुसाइड बॉम्बर था, लेकिन मैं किसी ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा नहीं था। ऐसा नहीं है मुझे विश्व हिंदू परिषद ने भेजा, ऐसा नहीं है मुझे बजरंग दल ने भेजा, मतलब कोई भी एक्सरसाइज चीज। गेटिंग मी और नॉट? मैं इंडिविजुअली अपने बिहाफ पे किया, लेकिन फैलाया क्या मैंने? टेरर। उसको हम क्या बोलते हैं? लोन वोल्फ अटैक। सो इट इज अटैक विच इज कैरिड ऑन बाय इंडिविजुअल इंडिपेंडेंटली without the involvement of any parent organization or master. So this is absence of what? Common attack. यहां पर कोई कॉमन चीज नहीं थी। अच्छा, एक होते हैं स्लीपर सेल्स। स्लीपर सेल्स क्या होते हैं पता है? Do you know sleeper cells? एक साथ मूवी भी थी एग्जिट मार्केट। हाँ, गुड। हॉलीडे मूवी देखी है आपने? वो, हाँ, वो स्लीपर सेल ही तो थे सारे। क्या होता है उसमें? नहीं मालूम? स्लीपर सेल्स में क्या होता है? सेल है लेकिन सो रहे। अब सपोज करो मैं आपको पढ़ा रहा हूं ना, आपको क्या गारंटी है कि मैं किसी टेरर ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा नहीं हूं? क्या गारंटी है कि मुझे फोन नहीं आते पाकिस्तान में बैठे हुए आतंकवादी ग्रुप्स के? क्या गारंटी है कि हिजबुल मुजाहिदीन जो ग्रुप है वो मुझे कॉल नहीं करता और मुझे डायरेक्शन नहीं दे रहा? हो सकता है ना वो कर रहा हूं, हो सकता है मैं किसका एजेंट हूं? पाकिस्तान का एजेंट हूं। हो सकता है मैं इंडिया का नागरिक हूं, लेकिन मैं इन्फ्लुएंस किस चीज से हो गया? उनके एजेंडा से इन्फ्लुएंस हो गया, तो मैं उनका क्या बन गया? हाँ, स्लीपर सेल बन गया। अब मैं क्या कर रहा हूं? आई एम कमिंग टू यू, आई एम टीचिंग यू, आई विल गो बैक, राइट? यही है ना मेरी दिनचर्या, तो यही है ना। आई हैव अ फैमिली, I have a family, I have parents, I have wife, I have son, I have friends, I have relatives, I have students, I am teaching, I am working, I am doing my regular task, I am having fun. मैं घूमने भी जा रहा हूं, सब कुछ कर रहा हूं, तो मुझे देख के कोई जज कर पाएगा कि ये आतंकवादी है? मैं कौन हूं? स्लीपर सेल। मैं उनके एजेंडा से क्या हूं? इन्फ्लुएंस्ड हूं। अब सपोज करो आज आपकी क्लास है, सपोज करो कल भी आपकी क्लास है, सपोज, लेकिन कल मुझे फोन आ जाता है हिजबुल मुजाहिदीन का। लेटर से सैयद सलाहुद्दीन से मेरी बात होती है, वो मुझे फोन पे कहता है कि कल तुझे क्या करना है? कल तुझे सो एंड सो जगह पर जाके अटैक करना है। मैं क्या हो गया? जो स्लीपर सेल था, जो स्लीपिंग सेल था, वो क्या हो गया? एक्टिव सेल हो गया। अब मैं कल क्या करूंगा? क्लास को करूंगा कैंसिल, और मैं कहां निकल जाऊंगा? जहां मुझे बताया जाने के लिए। वहां जाके मैं या तो सुसाइड बॉम्ब बन के जाऊंगा, अपने आप को भी खत्म कर लूंगा, या फिर मैं प्लान कर दूंगा चीज को। तो स्लीपर सेल वो सेल्स होते हैं जो नॉर्मल जिंदगी जीते हैं, अपनी फैमिली होती है, कोई जज नहीं कर सकता उनको, लेकिन दे आर वेटिंग फॉर द डायरेक्शंस। कहां से? उनके मास्टर से। उनके मास्टर्स कहीं भी हो सकते हैं दुनिया में, वहां से उनको डायरेक्शन आएगी और वो क्या करेंगे? एक्ट करना शुरू करते। समझे कि नहीं? समझे कि नहीं? मेरे को स्लीपर सेल मत मान लेना, मैं एग्जांपल दे रहा था आपको, डोंट कंसीडर मी। और कल को मेरे को उठाया हुआ पुलिस ने। तो आई वाज ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू कि स्लीपर सेल्स काम कैसे करते हैं। और जो हॉलीडे मूवी की आप बात कर रहे हो, दैट इज अ परफेक्ट एग्जांपल। उसमें यही सारा नेटवर्क दिखाया गया कि स्लीपर सेल्स जो है वो कैसे काम करते हैं। आपके मोहल्ले, आपकी गली, आपकी सिटी, आपके कस्बे में, आपके स्टेट में कितने स्लीपर सेल्स हो सकते हैं आपको शायद पता भी ना हो। समझ रहे हो सकता है कि शी इज अ स्लीपर सेल, हो सकता है ही इज अ स्लीपर सेल, हो सकता है आई एम अ स्लीपर सेल। क्योंकि स्लीपर सेल नॉर्मल जिंदगी जीते हैं, उनको देख के कोई भी जज नहीं कर पाता, लेकिन वो सिर्फ एक्टिव कब होते हैं? जब उनको उनके मास्टर से क्या मिल जाएगी? डायरेक्शन मिल जाएगी। अब सपोज कीजिए उनके मास्टर को मार दिया, मास्टर मर गया, खत्म हो गया, व्हाट विल हैपन? स्लीपर सेल भी खत्म।
तो मैं कभी भी एक्टिव नहीं होऊंगा, बस मैं रोज आता रहूंगा आपको पढ़ाने, मैं रोज एंजॉय करता रहूंगा। तो स्लीपर सेल्स को मार के कोई फायदा नहीं होता। किसको मार के फायदा होता? उनके मास्टर। और स्लीपर सेल का नेटवर्क इतना डेंजरस है क्योंकि गेज ही नहीं किया जा सकता कि कौन स्लीपर सेल है कौन सा नहीं। उनको तो बस क्या आने हैं, ऑर्डर्स आने हैं और उन्होंने एक्टिव हो जाना है, चलो काम खत्म। इज दैट क्लियर? तो लोन वोल्फ अटैक समझ आ गया आपको? इज दैट क्लियर? स्लीपर सेल भी समझ आ गया आपको? नाउ यू हैव ओवरग्राउंड वर्कर्स। अब ओवरग्राउंड वर्कर्स कौन होता है भाई? क्या होते हैं ओवरग्राउंड वर्कर्स? पेपर में क्वेश्चन आया हुआ इस पे, क्वेश्चन आया ओवरग्राउंड वर्कर्स के ऊपर। क्या होते हैं ओवरग्राउंड वर्कर्स? बताइए, मैं बताता हूं। ओवरग्राउंड वर्कर्स में आपको क्या देखने को मिलता है? देखो, अब आतंकवादी है, आतंकवादी कहां देखने को मिलते हैं आपको? बॉर्डर पार, बॉर्डर पार ही नजर आएंगे आपको आतंकवादी। और जब इधर आ जाते हैं, कहां पर सिक्योरिटी फोर्स है, कहां पर नहीं है, कब नाका लगना है, कब नाका नहीं लगना है, कौन सा नया ऑफिसर आ गया, किसकी क्या स्ट्रेटजी है, कब वहां से भागा जा सकता है, कब नहीं, ये सारी चीजें किसको पता होती हैं? है जी, ये पता होती हैं आम लोगों को। हम आम लोग हैं, हम एक जगह पर रह रहे हैं, हमें पता होगा ना यहाँ पर रोज शाम को नाका लग रहा है, पता होता है ना हमें। और अगर आम लोग मिलिटेंट्स को मदद करना शुरू कर दें, मिलिटेंट्स की आंखें और कान बन जाएं। क्या बोला मैंने? मिलिटेंट्स की आंखें और कान बन जाएं, क्योंकि मिलिटेंट्स तो वहां नहीं है अवेलेबल, तो बातें कौन सुन रहा है? सिविलियन। देख कौन रहा है? सिविलियन। और सिविलियन असिस्ट कर रहा है किसको? मिलिटेंट्स को, आतंकवादियों को, कि यहां से मत आई। यहां शाम को एक नया आईपीएस ऑफिसर आया, उसने 6 बजे नाका लगा दिया, तेरे को अपना रूट बदलना पड़ेगा। तो मैं कौन हो गया? ओवरग्राउंड वर्कर। तो मैं वो आतंकवादी हूं, मैं वो ओवरग्राउंड वर्कर हूं जिसने आज तक हथियार नहीं उठाया, लेकिन मैंने पूरा असिस्ट किया है आतंकवादियों को आतंक फैलाने में, उनके मकसद तक उनको पहुंचाने में। सो मैं कौन हूं? ओवरग्राउंड वर्कर्स। तो अगर आतंकवादी जो हैं वो मछलियां हैं, अगर आतंकवादी जो हैं, मिलिटेंट्स जो हैं, वो क्या हैं? मछलियां हैं, तो ओवरग्राउंड वर्कर्स क्या हैं? पानी है। समझे? अगर मिलिटेंट्स क्या है? मछलियां हैं, तो ओवरग्राउंड वर्कर्स क्या हैं? पानी। फैसिलिटेट कर रहे हैं, क्या करें? फैसिलिटेट, कि भाई आजा। ओ, तू घुसपैठ करके है, भाग के है, कहां रहेगा? नाका लगा है, मेरे घर रुक जा। पुलिस आगे रेड करने, पिछले गेट से भाग जा। ये ले 2 रोटियां भी ले जा साथ में। ये पैन फिरन, और क्या बोलते हैं उसको जो गर्म करने के लिए उन्होंने पकड़ा होता है हाथ में, वॉट एवर दे कॉल इट, इसको पहन, अपने हथियार छुपा ये मिट्टी के नीचे मेरे घर के पीछे, और तू नॉर्मल सिविलियन की तरह घूमता रहे, खत्म बात। प्लानिंग कब है? परसों। कहां पर? लाल चौक में। ओके, इतने बजे आई, हथियार तेरे यहां पड़े होंगे, उठाई, वहीं से निकल जाएंगे। आ गया, ये ले 10 किशमिश ले ले, 10 काजू ले ले, 10 बादाम ले ले, 10 अखरोट ले ले, खाने की अगर ना जरूरत पड़ी तो ये खाता नहीं। और करने के बाद सीधा मेरे पास ना ही, मेरा रिलेटिव है, मेरा रिलेटिव है कहां पर? शोपियां में, या पहलगाम में, या अनंतनाग में, तो वहां फटाफट निकल जाएंगे। तेरे को ये रिक्शे वाले का नंबर दे रहा हूं, ये तेरे को ले जाएगा। मैं कौन हूं? ओवरग्राउंड वर्कर। इज दैट क्लियर? सो ओवरग्राउंड वर्कर्स का जो नेटवर्क है, इतना स्ट्रॉन्ग नेटवर्क है कि वो हिलने नहीं देता आतंकवादियों को, इन द सेंस, मतलब इतना फैसिलिटेट कर देता है उनके काम को। तो ओवरग्राउंड वर्कर इज अ मिलिटेंट ऑन द थ्रेशोल्ड। मैं भी मिलिटेंट ही हुआ, लेकिन ऑन द थ्रेशोल्ड ऑफ यूजिंग व्हाट? गन।
किसके खिलाफ? अगेंस्ट सिक्योरिटी फोर्सेज एंड इनोसेंट सिविलियन। मैंने हथियार ही नहीं उठाए, मैंने बंदूक ही नहीं उठाई, बंदूक को छुपा दिया लेकिन उठाई नहीं। मैं थ्रेशोल्ड पर हूं, उस लाइन पर हूं। ये लाइन है, ये आतंकवादी है, ये मैं हूं, बीच में एक लाइन है, बस उस लाइन पर मैं खड़ा हूं ऐसे, बस। आई एम ओवरग्राउंड वर्कर। सो इफ अ मिलिटेंट आर फिश, देन ओवरग्राउंड वर्कर्स आर वाटर। आई बात समझ? They are eyes and ears of the underground militancy. Provide hideouts. कहां छुपना है? Logistics, आना जाना, सामान ठहरना, कपड़े। Helps in movement, gather intelligence, propaganda, radicalization. 4 लोगों को भी भड़का देना, उनका भी माइंड वॉश कर देना कि तुम क्यों नहीं जिहाद कर रहे हो, तुम क्यों नहीं इस्लाम के नाम पर आजादी की जंग में जा रहे हो। वाई? क्या तुम सच्चे मुसलमान नहीं हो? क्या तुमने अल्लाह को जान नहीं देनी है? क्या तुम्हें हमारे लोगों पर होता हुआ जबर नजर नहीं आ रहा है, जुल्म नजर नहीं आ रहा है? क्या तुम्हें मां बेटियों के साथ होते बलात्कार दिख नहीं रहे हैं? किस मिट्टी के तुम बने हो? ये क्या हो रहा है? रेडिकलाइजेशन। क्या हो रहा है? रेडिकलाइजेशन। तो उनको रेडिकलाइज करना। ये देखो, तुम इस मुल्क में रह रहे हो जिस मुल्क में बाबरी मस्जिद को गिराया गया था, और ऐसे ऊपर चढ़ के गिराया गया था, तब भी सरकार ने कुछ नहीं कहा था, और आज भी सरकार कुछ नहीं कहेगी। कहेगी तो अब सिर्फ क्या? ये बंदूक कहेगी, ये गोलियां कहेगी। बता, तेरा जमीर आज भी तुझे बोलता है इस मिट्टी में रहने के लिए, जिस मिट्टी को गुलाम बना दिया गया है? तो आप मूव हो जाओगे। व्हाट यू विल डू? यू विल पिक अप द आर्म्स। समझ आई मेरी बात? तो ये इनका काम क्या है? प्रोपेगेंडा करना, रेडिकलाइजेशन करना। और अगर अगर मैंने हथियार उठा लिए तो मैं क्या बन गया? मिलिटेंट बन गया। उससे पहले मैं क्या हूं? ओवरग्राउंड वर्कर। लोन वोल्फ अटैक क्या है? मैं किसी ऑर्गेनाइजेशन से संबंध नहीं रखता, लेकिन मैं विचारधारा से इन्फ्लुएंस हो गया, और मैंने क्या किया? अकेले ने जाके क्या कर दिया? अटैक कर दिया। स्लीपर सेल्स क्या होते हैं? ऐसे सेल्स जो सो रहे होते हैं अपने मास्टर के डायरेक्शन का वेट कर रहे होते हैं। डायरेक्शन नहीं आएगी तो पूरी उम्र कुछ नहीं करेंगे, डायरेक्शन आ गई। इज दैट क्लियर? अब होलोग्रामेटिक टेररिज्म क्या है? ये क्या होता है होलोग्रामेटिक टेररिज्म? ये टर्मिनोलॉजी भी आपको पेपर में देखने को मिली है। अब ये है क्या? मीडिया और टेररिज्म के रिलेशन को डिफाइन करता है। आपको पता है जब 26/11 का अटैक हुआ था, 26/11 का अटैक पता मालूम है? 26/11। हाँ जी। 9/11 पता? 9/11, 9/11 कहां हुआ था? अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में। एंड 26/11 कहां हुआ था? मुंबई में। कौन से रास्ते से आए थे आतंकवादी? पानी के रास्ते से आए थे। पानी के रास्ते से किशमिश खाते हुए आए थे। कितने दिन शायद खाना नहीं खाया होगा, सिर्फ और सिर्फ ड्राई फ्रूट्स खा के जी रहे थे, क्योंकि उनको पता था अब हमने क्या करना है? अटैक करना है। ताज होटल में अटैक करते हैं दोस्तों। कहां? ताज होटल में। कैन यू इमेजिन? कितने लोगों की जान चली जाती है, कितने ऑफिसर शहीद हो जाते हैं। आगे से लैंड के रास्ते आर्मी होती है, तो कैसे आ जाते हैं? लास्ट टाइम केबीसी सीरियल जो सीगा ये पॉलिसी के सारे ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਸੀਗੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਐਪੀਸੋਡ ਸੀਗਾ ਸਰ ਇਸੇ ਮੁੰਬਈ में उन्होंने आप ने सारा कुछ ਦੱਸਿਆ कि ऐसे टीम ट्रायल सीगे या कई शहीद भी हुए पुलिस ऑफिसर्स। तो 26/11 के इंस्टेंस में क्या देखने को मिला कि जो आतंकवादी थे उनको डायरेक्शंस मिल रही थी। क्या मिल रही थी? डायरेक्शंस। किससे?
उनके मास्टर्स कहां बैठे थे? पाकिस्तान में। वो क्या बता रहे थे कि भाई पुलिस यहां आ गई है, अब पुलिस यहां पहुंच गई है, तू इधर से ये वाला रास्ता ले ले, तू अब उधर मत जाए, उधर पुलिस है, उधर पुलिस है, उधर पुलिस है। कैसे पता लग रहा था उनको? कैसे पता लग रहा था उनके मास्टर्स को? हाँ, मीडिया के थ्रू लग रहा था। मीडिया क्या कर रही थी? लगातार टेलीकास्ट कर रही थी लाइव अटैक्स को। जब टेलीकास्ट कर रही थी तो वहां बैठे मास्टर्स देख रहे थे कहां पर क्या हो रहा है, और जब वो देख रहे थे वो कंटिन्यूसली इनपुट दे रहे थे। वहां से हमें पता लगा कि मीडिया का कितना बड़ा रोल है इन सारी चीजों में। समझ रहे हैं मेरी बात? एंड इसके अलावा भी सिम्बायोटिक रिलेशनशिप लिंकिंग मीडिया एंड द टेररिज्म। जो हमारे पास टेररिस्ट हैं वो क्या करते हैं? मास मीडिया को प्रोपेगेंडा के लिए यूज करते हैं। कैसे करते हैं? जैसे कि मैंने आपको बताया, बाबरी मस्जिद डिमोलिशन दिखाना, गुजरात राइट्स दिखाना, उनको क्या करना? उनको अंदर तक बदल देना, उनके माइंड वॉश कर देना, उनको अच्छे से ये बताना कि इस मुल्क में आप सेफ नहीं हो, इस मुल्क में धरती तुम्हारी है। तो एक्सट्रीमिस्ट मुस्लिम्स क्या कहते हैं? वो कहते हैं ये मुल्क हमारा है, ये मुस्लिम्स हिंदूस का, सॉरी, ये जो देश है हिंदूस का नहीं है। किसका है? हमारा है। वो मुगल एरा को जाके बात करते हैं, वो अकबर की बात करते हैं, बाबर की बात करते हैं, हुमायूं की बात करते हैं, जहांगीर की बात करते हैं, औरंगजेब की बात करते हैं। दे टॉकिंग अबाउट ऑल द मुस्लिम रूलर्स। एंड वो क्या कह रहे हैं कि ये मुल्क हमारा है, तो हमें हमारे हक लेने की क्या है? जरूरत है। यहां तक समझ आई बात? So they're manipulating people suffering and create sense of fear and vulnerabilities aimed at destabilizing the society. तो वो नए रिक्रूट सारा मतलब मीडिया का इन्फ्लुएंस कैसे होता है टेररिज्म में? दिस इज व्हाट वी रेफर टू एज होलोग्रामेटिक टेररिज्म। इज दैट क्लियर टिल हियर? ऑल ऑफ यू? नहीं हुआ आपको? आपका नाम अनमोल है, राइट? क्लियर हुआ? आपको लगता है कि मीडिया भी उसको माइंड वॉश करते हैं कि मतलब जैसे वो अपने वहाँ पे चैनल पे आपने चैनल बिल्कुल, आपने डॉक्टर जाकिर नायक का नाम सुना? हाँ जी, नहीं सुना? वो इस्लामिक स्कॉलर है, उनका चैनल है, आई थिंक पीस टीवी नाम है उनके चैनल का। क्या नाम है? तू भाई पीछे चला जा, बिल्कुल कॉर्नर पे। व्हाई डू यू कम टू क्लास? तू सो ही लिया कर घर पे, इजंट इट? सॉरी वाली बात ही नहीं है। अगर मेरे रिपीटेड कहने के बाद तू लगातार बैठे यहां पर यॉर्निंग कर रहा है, आर यू ओके? हाँ, मुझे लग तो नहीं रहा। व्हाई डू यू कम टू क्लास? यू शुड स्लीप। क्या बोला मैंने आपको? पीस टीवी का नाम सुना आपने कि नहीं सुना? ओके, तो पीस टीवी में क्या देखने को मिलता है आपको? डॉक्टर जाकिर नायक है, वो इस्लामिक स्कॉलर है। क्या है? इस्लामिक स्कॉलर। अब इस्लामिक स्कॉलर तो वो हैं, और वो लगातार भड़काते हैं मुस्लिम्स को। और उनकी जो एनजीओ है वो टेरर फंडिंग में भी इन्वॉल्व थी, ऐसा उनके ऊपर इल्जाम है। अब आज वो देश छोड़ के भाग गए हैं, इंडियन पुलिस उनको ढूंढ रही है। अब वो क्या करते हैं? अपने चैनल्स के थ्रू माइंड वॉश ही तो करते हैं। एक दिन मैंने सुना उनको बोलते हुए, ही वॉज टारगेटिंग हिंदुओं के देवी देवताओं को टारगेट कर रहे थे। और उन्होंने क्या बात बोली? कहते जो भगवान अपने बेटे को नहीं पहचान पाया और उसकी रक्षा नहीं कर पाया, वो मेरी रक्षा कैसे करेगा? समझे? ही वॉज रेफरिंग टू हूम? हाँ, ही वॉज रेफरिंग टू लॉर्ड शिवा, क्योंकि देयर इज अ स्टोरी। वो स्टोरी क्या थी कि वो गलती से अपने बेटे को क्या कर देते हैं? मार देते हैं।
और दोबारा फिर जिंदा करते, जैसे स्टोरी। लेकिन वो क्या कह रहा था, कहता जो भगवान अपने बच्चे को नहीं पहचान पाया वो मेरी क्या रक्षा करेगा। बताओ वो गलत कह रहा था कि सही कह रहा था। चलो ये तो कंट्रोवर्शियल बात है, अगर आप धार्मिक नजरिए से देखोगे तो ऑफकोर्स गलत, अदरवाइज तो अगर आप मुस्लिम्स के नजरिए से देखोगे होगे बात तो ठीक है। तो भड़का ही रहा है, क्या कर रहा है, भड़का ही रहा है ना। तो अब ऐसी बातें सुन के और रेडिकलाइजेशन होगी, ऐसी बातें सुन के और रेडिकलाइजेशन होगी। अब सिंस और रेडिकलाइजेशन होगी तो लोग मूव होंगे, तो ये क्या है, दिस इज अ रोल ऑफ, अच्छा कन्वर्जन्स करनी, बुला बुला के क्या करनी, कन्वर्जन्स, कन्वर्ट करना लोगों को, जबरदस्ती भी कन्वर्ट करना, कॉन्ट्राडिक्ट करना, अपनी बात को सही करना, दूसरे धर्म को गलत ठहराना। कई आपको चैनल्स में क्या नजर आएगा, रेडिकलाइज कैसे करते हैं, उनको शो करते हैं कि कैसे हमारे ऊपर क्या किए गए, अत्याचार किए गए, तभी लोग मूव होते हैं ना। सच झूठ की बात बात की है, लेकिन वी आर डिस्कसिंग अबाउट होलोग्रामेटिक टेररिज्म। अब आपको समझ आया बोल। तो ये तो सिर्फ पाकिस्तान में ही हुई है। नहीं नहीं, ऑनलाइन अब यूट्यूब पर देख लो, बहुत कुछ मिल जाएगा आपको, चैनल्स, इंडिपेंडेंट चैनल्स। होती है सेंसरशिप, कई बार चैनल रुक जाते हैं, होती है। और फिर ट्रेनिंग कैंप्स में इस्तेमाल किए जाते हैं ये वीडियोस का, ये ग्राफिक्स का, ये इमेजेस का, ट्रेनिंग कैंप्स में इस्तेमाल किया जाता है, तभी तो लोग मोबिलाइज होते हैं। आप यहाँ बैठे हो, आप मोबिलाइज क्यों होगे, जब तक मैं आपको भड़काऊंगा या मोबिलाइज होगे नहीं होगे। लेकिन अगर मैं आपको हफ्ता 10 दिन 15 दिन अच्छे से माइंड वॉश करके मोबिलाइज कर दूं तो आप भड़के करोगे ही ना कुछ। ऐसी थोड़ी हुजूम लग जाता है, लोगों का माइंड वॉश किया जाता है। मतलब इंडिया में कोई लोग रेडिकलाइज हो गए हैं। बिल्कुल हो रहे हैं, बहुत लोग हो रहे हैं, बहुत लोग हो रहे हैं, यहां तक हो रहे हैं, दे वुड से, अगर मुस्लिम्स एक्सट्रीमिस्ट की बात करें तो वो इतना जहर उगलते हैं, इतना का जहर उगलते हैं। आपने ओवैसी का नाम सुना होगा, बहुत पॉपुलर मुस्लिम लीडर है साउथ का, ओवैसी। उसका भाई इतना जहर उगलता है, इतना का जहर उगलता है, तो वो कहता हम तो इसी धरती के हैं, हम तो इसी धरती में पैदा होते हैं, इसी धरती में दफन होके मर जाते हैं। आपका क्या, आप तो आग में जल के हवा में उड़ जाते हो, आपको तो पता भी नहीं लगता कहाँ गए कहाँ नहीं गए। सो वी बिलोंग टू दिस धरती। बहुत ज्यादा जहर उगलता है, और इतनी भीड़ लगी होती है उसकी रैलीज में, इतनी भीड़ लगी होती है, लोग सुन रहे होते हैं अच्छे से, समझ रहे हो। ओके, किसको नहीं क्लियर हुआ, क्लियर है सभी को, आज आगे। एवरीवन इज क्लियर, पक्की बात। ओके, so we are done with this. In short, this is a type of attack which completes its action and engraves the image of its attack in the world, thereby influencing political vision. For experts, it's like unending nightmare among people about the real threat and the risk जो exist करता भी नहीं। अब मैं आपको यहाँ बैठ के भारत सरकार के खिलाफ भड़काता जाऊं, मैं वो चीजें भी बताता जाऊं, ऐसे रिस्क जो शायद एग्जिस्ट करते ही नहीं। अगर मैं बोलूं कल को प्रधानमंत्री मोदी ने आना है, उसने क्या करना है, हमारे पंजाब स्टेट को खत्म कर देना है, डिवाइड कर देना है, ये क्या है, ये मैं आपको क्या कर रहा हूं, रेडिकलाइज, वो थ्रेट दे रहा हूं जो शायद रियल लाइफ में एग्जिस्ट करता ही नहीं। आई बात समझ। सो हमारा जम्मू कश्मीर मिलिटेंसी बिल्कुल क्लियर है। किसी को जम्मू कश्मीर मिलिटेंसी ना समझ आई हो तो मेरे से पूछ लीजिए, फिर अब मैं आपको आगे लेके चलता हूं दूसरे कॉन्सेप्ट। आज दूसरे कॉन्सेप्ट को टच कर लेंगे, रश नहीं करेंगे, डोंट वरी, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज यू शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड। यहां तक बताइए किसी को ना समझ आया होगा। रमन आपको ऑनलाइन क्लियर, ऑल ऑफ यू, गुड।
सो नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म, जिसको हम क्या कहते हैं, नक्सलवाद। ओके, होलोग्रामेटिक टेररिज्म में रमन, यू जस्ट अंडरस्टैंड दिस, देयर इज अ रोल ऑफ मीडिया। मीडिया का रोल है, क्या रोल है मीडिया का? लोगों को भड़काने में, लोगों को मोबिलाइज करने में, लोगों का माइंड वॉश करने में। ओके, दैट इज द रोल विच इज प्लेड बाय द मीडिया। अब मीडिया में आप इंडिपेंडेंट चैनल्स भी इंक्लूड कर सकते हो। आज जब आप कोई चैनल बना लो, सपोज कीजिए आप बोलेंगे, लेट अस से यू से इंडियन स्टेट के खिलाफ आप कोई चैनल बना लो और सारे अत्याचार वहां दिखाने शुरू कर दो जो इंडियन स्टेट ने आपकी कम्युनिटी के ऊपर किए। ऑलराइट, तो उससे लोगों को आप प्रेरित भी करो, उनकी रिक्रूटमेंट्स भी करो, उनको मोबिलाइज भी करो। तो इसको हम क्या कहते हैं, होलोग्रामेटिक टेररिज्म, विच इज शोइंग व्हाट, रिलेशनशिप ऑफ टेररिज्म एंड मीडिया। ठीक है जी, ओके गुड। चलते हैं आगे, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म के बारे में बात करते हैं, नक्सलवाद के बारे में। अच्छा, आपने वो मूवी देखी है चक्रव्यूह? अर्जुन रामपाल की मूवी है चक्रव्यूह। उसमें ईशा गुप्ता भी है, उसमें अभय देओल भी है, आया कुछ याद? ओम पुरी भी है उस मूवी में, नहीं याद? देखी नहीं होनी आपने। जिसमें वो बड़ा पॉपुलर गाना है, कौन सा था, महंगाई मार गई। इट्स अ गुड सॉन्ग, पॉपुलर सॉन्ग, जिसमें अंबानी अदानी को टारगेट करके ये सारी बातें की गई है कि कैसे महंगाई मार गई। अब स्क्रीन सही आ रही है? अब सही है? तो चलो मैं आपको, सिंस नक्सलवाद पढ़ा रहा हूँ, नक्सलिज्म पढ़ा रहा हूँ, तो आपके साथ ब्रीफ शेयर करता हूँ उस मूवी का। वो मूवी नक्सलिज्म के ऊपर ही है। आपने कन्हैया कुमार का नाम तो सुना होगा ना? नहीं सुना? जो जेएनयू में बहुत प्रोटेस्ट हुआ था, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में, जब उसने नारे लगाए थे, क्या हम क्या चाहते, आजादी, देश क्या मांगे, आजादी, तुम भी कहो आजादी, हम भी बोलेंगे आजादी, एक एक बच्चा बोले आजादी। रिमेंबर जब पुलिस ने उठा लिया था, उसको पीटा, फिर वो क्या कह रहा था, कहता मैं देश से आजादी थोड़ी मांग रहा था, मैंने बोला था देश क्या मांगे, आजादी, देश से आजादी थोड़ी बोला था, मैं तो कह रहा था गरीबी से आजादी, भूखमरी से आजादी, अनपढ़ता से आजादी। वो फिर ये बोल रहा था बातें। लेकिन जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में आपको कौन सी विचारधारा के लोग मिलते हैं? लेफ्ट विचारधारा के लोग मिलते हैं, लेफ्ट विचारधारा। इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म। लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म क्या है और लेफ्ट विचारधारा क्या होती है, ये समझना बहुत जरूरी है। ये जितना मैं आपको आगे करवाऊंगा वो आपको ऐसे समझ आ जाएगा, अगर जो मैं आप बोलूंगा वो सुन लोगे। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द एंटायर क्लास। मूवी की बात कर रहा था, मूवी में क्या होता है, एक आईपीएस ऑफिसर होता है जिसका नाम क्या है, मैंने आपको बताया अर्जुन रामपाल। अर्जुन रामपाल को देखा आपने? डू यू नो एक्टर अर्जुन रामपाल? नहीं जानते? कमाल है यार, इतना जबरदस्त एक्टर है वो। गूगल करो अभी, कर लो फोन पे गूगल, यू विल गेट एन आइडिया। तूने भी नहीं देखा? बस ठीक है, फिर जिसने देखा है वो मत करे, जिसने नहीं देखा वो देख ले। तो मैं आपको बता क्या रहा हूं, इसकी मूवी थी, ही वॉज एन आईपीएस ऑफिसर इन दैट मूवी, चक्रव्यूह मूवी का नाम था। आप मूवी का नाम भी लिख सकते हैं, चक्रव्यूह। आ गया याद? कि नहीं देखा हुआ इसको? ओके, इसको देखा हुआ है। तो अब क्या होता है, ही वॉज एन आईपीएस ऑफिसर, पोस्टिंग कहां जाती है, नक्सल इलाकों में, नक्सली इलाकों में। अब नक्सली इलाकों में नक्सलिज्म के ऊपर कब्जा नहीं पा पाता, बड़ी प्रॉब्लम होती है इसको, बड़ी ट्रबल होती है, इसको कोई रास्ता नहीं मिलता। इसकी वाइफ भी आईपीएस ऑफिसर होती है,
वो भी उस रीजन में आ जाती है पोस्टिंग लेके, लेकिन दोनों मिलके नक्सलिज्म के खिलाफ कुछ भी नहीं कर पाते। अब नक्सलिज्म क्या करते हैं, दे हैव वेज्ड वॉर अगेंस्ट द कंट्री। उन्होंने क्या किया है, देश के खिलाफ जंग छेड़ दी है। क्यों जंग छेड़ दी है, क्योंकि वो कहते हैं, अच्छा ये है कौन, दे आर द ट्राइबल्स। कौन है ये, आदिवासी लोग हैं, ट्राइबल पीपल हैं। और वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं ये जो जल है, ये जो नदियों के पानी है, ये किसको बिलोंग करते हैं, हमें बिलोंग करते हैं। ये जो जमीन है किसकी है, हमारी है। ये जो जंगल है ये किसके हैं, हमारे हैं। तो जंगल को मत काटो, जमीन में माइनिंग मत करो, पानी पे डैम्स मत बनाओ। ये किसके हैं, ये हमारे हैं। और आप हमारे से क्या करना चाह रहे हैं, छीनना चाह रहे हैं। छीन के किसको देना चाह रहे हैं, पूंजीवादी लोगों को। पूंजीवादी लोग समझते हैं, कैपिटलिस्ट लोगों को आप देना चाह रहे हैं। कैपिटलिस्ट लोग समझते हैं, जो सरप्लस इकट्ठा करते हैं, अमीर हो ही जा रहे हैं, हो ही जा रहे हैं, जैसे कि अंबानी, जैसे कि अदानी। तो ये क्या कहते हैं कि स्टेट जो है, जो गवर्नमेंट है, वो किसकी एजेंट है, पूंजीवादियों की एजेंट है, कैपिटलिस्ट की एजेंट है। और सिंस ये उनकी एजेंट है, तो हमारे पास आगे हमारा भला नहीं सोचती है, किसका भला सोचती है, उनका भला सोचती है। यहां हमें सिर्फ दाने फेंके जाते हैं, हमारे से हमारा सोना ले लिया जाता है। मतलब हमारे से हमारी जमीन ले ली, हमारे जंगल ले लिए, हमारे से पानी ले लिया। दिया किसको, अंबानी अडानी जैसे बड़े बड़े कॉरपोरेट्स को। और देने के बाद हमारे हिस्से क्या आता है, कुछ भी नहीं आता हमारे हिस्से, हमारे हिस्से कुछ भी नहीं आता। तो दे हैव वेज्ड वॉर अगेंस्ट द कंट्री कि हम यहां पर अपना रूल खुद रखेंगे, तुम्हें नहीं आने देंगे, तुम्हें नहीं घुसने देंगे। समझ आई बात, ऐसा क्लियर। तो अब होता क्या है, उस मूवी में नक्सली इलाकों में इसकी पोस्टिंग हो जाती है। तो ये वहां पर क्या करता है, सारा कुछ सेटल करने की कोशिश करता है, सारा कुछ सेटल करने की कोशिश करता है। तो हमें नेक्स्ट वहां क्या नजर आता है, नेक्स्ट हमें वहां ये नजर आता है कि सारा कुछ सेटल हो नहीं रहा होता। फिर इसका फ्रेंड होता है अभय देओल। अभय देओल को तो जानते हो, हाँ, सनी देओल का भाई अभय देओल, बॉबी देओल नहीं, अभय देओल। अभय देओल नहीं देखा आपने, शाबाश है आपके, गुड। पढ़ाई में ज्यादा ही हो आप सभी, कम मूवीज में ही आया वो। तो वो उस मूवी में आता है। तो वो इसको कहता है, यार मैं एक काम करता हूं तेरा, तू ना मुझे इनके बीच में भेज दे। मैं इनके बीच में जाके क्या बोलूंगा कि मैं, मेरे ऊपर बहुत अत्याचार हुए हैं, तो मैं आपकी हेल्प करना चाहता हूं। तो फिर क्या होगा, मैं अंदर जाके तेरे को इनके सारे सीक्रेट्स बताता दूंगा। जितने जितने मैं तेरे को सीक्रेट्स बताऊंगा, तो व्हाट विल हैपन, आप उनके ऊपर अटैक करते जाइएगा। कहता ठीक है। तो उसको भेज देता अंदर। जब उसको अंदर भेजता है जंगल में, वो पहले शक करते हैं, फिर ये ट्रस्ट जीत लेता है, उनके ग्रुप में आ जाता है। अब ये धीरे धीरे सारी इंफॉर्मेशन अर्जुन रामपाल को देनी शुरू कर देता है। जैसे जैसे इंफॉर्मेशन दी जा रहा है, अर्जुन रामपाल को पता लग जाता है, वो फोर्स भेजता है, खत्म, फोर्स भेजता, खत्म, फोर्स भेजता, खत्म। नक्सल सभी हैरान हो जाते हैं कि यार ये हो क्या रहा है, ये पुलिस को सारा कुछ पता कैसे लग रहा है, और मिशन कामयाब होने शुरू हो जाते हैं। लेकिन ट्विस्ट तब आता है जब अभय देओल जो है नक्सलियों के लिटरेचर पढ़ना शुरू कर देता है। लिटरेचर समझते हो, उनकी किताबें, उनके विचार, उनका कंसर्न, उनके ऊपर हो रहे अत्याचार। जब वो पढ़ने शुरू करता है, देखने शुरू करता है, अभय देओल किसकी तरफ हो जाता है, नक्सलियों की तरफ शुरू हो जाता है। और फिर अपने जिगरी दोस्त का क्या बन जाता है, दुश्मन बन जाता है। और अब फिर वो उनके साथ मिलके किसके साथ लड़ता है, पुलिस के साथ लड़ता है। एंड में मर जाता है, एंड में मर जाता है। तो लेकिन जंग क्या थी, नक्सलियों के, मतलब ऐसा क्या उसने पढ़ लिया, ऐसा क्या जान लिया कि उसको ये सही लगने लग गए। पॉइंट समझ रहे हो मेरा। सो दिस इज व्हाट इज नक्सलिज्म की स्टोरी, कि ये चाहते क्या हैं, व्हाट इज रॉन्ग विद देम, क्या ऐसा हो रहा है। देखो, देश में कुछ इतने पिछड़े हुए इलाके हैं, देश में इतने कुछ पिछड़े हुए इलाके हैं, चाहिए होती है डेवलपमेंट, चाहिए होती है। अब मैंने आपको आगे भी बताया था, कहीं पर भी आतंकवाद फैलता है तो उसका मेन कारण क्या होता है, उसका मेन कारण होता है कि वहां पर वो ब्रीडिंग ग्राउंड्स होते हैं। ब्रीडिंग ग्राउंड जैसे अनपढ़ता, जैसे अनएम्प्लॉयमेंट, गरीबी, भूखमरी, अनपढ़ता, अनएम्प्लॉयमेंट, लोगों का फ्री रहना, ये सारी चीजें ब्रीडिंग ग्राउंड्स बनती हैं टेररिज्म के लिए। तो जितने पिछड़े हुए इलाके हैं वहां पर डेवलपमेंट तो नहीं पहुंची,
डेवलपमेंट नहीं पहुंची, वहां रहता कौन है? ट्राइबल्स रहते हैं। एंड ट्राइबल्स को क्या लगता है कि यहां पर डेवलपमेंट आएगी भी नहीं, और अगर डेवलपमेंट आएगी भी तो हमारे लिए नहीं आएगी, किसी और के लिए आएगी। हमारे से तो क्या लेकर जाएंगे? हमारे से तो हमारी सारी जमीन, प्रॉपर्टी, ये सारी चीजें छीन ली जाएंगी। और ये चीजें जो है उनको करती है क्या? तंग। और उन्होंने क्या बोला कि हम अब ये और नहीं होने देंगे जुल्म, हम क्या करेंगे? हम उठाएंगे हथियार। हथियार उठा के उन्होंने किसके खिलाफ वॉर की? स्टेट के खिलाफ वॉर। अब आपको अगर लेफ्ट विंग समझना है, क्या समझना है? लेफ्ट विंग। इसके लिए आपको बहुत जरूरी है समझना कि कैपिटलिस्ट विचारधारा क्या होती है। इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड कैपिटलिस्ट विचारधारा क्या होती है। इट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड सोशलिस्ट विचारधारा क्या होती है। अब मैं आपको समझाने लगा हूं वो, फिर आपको ये समझ आएगा अच्छे से। देखिए, एक समय था दुनिया में, हम अगर दुनिया के दौर की बात करें तो 3 हिस्सों में हम डिवाइड करते हैं। 3 हिस्सों में। बहुत पुराना समय, जिसको हम क्या बोलते हैं? एंशिएंट एरा। क्या बोलते हैं? एंशिएंट एरा। फिर हम क्या बोलते हैं? मिडिवल एरा। क्या बोलते हैं? मिडिवल एरा। और फिर हम क्या बोलते हैं? मॉडर्न एरा। मतलब बहुत पुराना सा टाइम, बीच वाला टाइम, और मॉडर्न टाइम। जिस टाइम में हम जी रहे हैं इसको हम क्या बोलते हैं? हैं जी? नो, कंटेम्पररी एरा। क्या बोलते हैं? कंटेम्पररी। तो जो हमारा आजादी का दौर था वो मॉडर्न एरा था। उससे पीछे चले जाएंगे तो क्या मिलेगा हमें? मिडिवल एरा। तो देखो, एंशिएंट एरा की बात करूं, वहां पर क्या होता था? मास्टर स्लेव रिलेशनशिप होता था। कौन सा रिलेशनशिप? मास्टर स्लेव। मतलब एक मास्टर होता था, दूसरा स्लेव होता था। जब आपने अगर प्लेटो पढ़ा हो, किसी ने अरिस्टोटल पढ़ा हो, तो उस समय पर मास्टर स्लेव सोसाइटी होती थी। फिर हम आ गए मिडिवल एरा में। जब हम मिडिवल एरा में आए तो मिडिवल एरा में हमें क्या देखने को मिला? मिडिवल एरा में हमें देखने को मिला जो रिलेशनशिप था मास्टर स्लेव का, वो तब्दील हो गया था। तब्दील होके हमें वहां देखने को मिल रहा था फ्यूडल लॉर्ड्स। मतलब कह लीजिए एक तरह का जमींदारी स्ट्रक्चर था। फिर हम उससे आगे आते हैं मॉडर्न एरा। मॉडर्न एरा में हमें क्या देखने को मिला? कैपिटलिस्ट। मैंने आपको मिडिवल एरा में बताया था, क्या बताया था मैंने मिडिवल एरा में आपको? कि भाई लोगों का बहुत बुरा हाल था, लोगों को अच्छे से जीने नहीं दिया जाता था। धीरे धीरे क्या हुआ? मिडिवल एरा जब खत्म हो रहा था ना, तो इंडस्ट्रियलाइजेशन आनी शुरू होगी, साइंटिफिक रेवोल्यूशन आ गई, आना शुरू हो गया, मशीन लगनी शुरू होगी। अब अगर मशीन लगी, भारी मात्रा में करेगी, तो सामान कहां बेचना है? बेचने के लिए देश छोड़ के बाहर जाना पड़ेगा, क्योंकि देश में जितना चाहिए था उतना तो बना लिया। तो वहां से बाहर निकलते थे। बाहर निकलने के लिए और मार्केट ढूंढते थे, और फिर पैसा आता था। राइट? अब ये सारा पैसा जो है, ये लालच पैदा कर रहा था, प्रॉफिट्स बना रहा था। इस थ्योरी को जस्टिफाई भी तो करना था कि प्रॉफिट अर्निंग जायज है, क्योंकि धर्म तो क्या कहता था? प्रॉफिट अर्निंग जायज नहीं है। तो व्हाट स्टार्टेड टू हैपन? इनके पास पैसा इकट्ठा होता गया, इकट्ठा होता गया, सरप्लस मनी इकट्ठी होती। लेकिन सरप्लस मनी बन कैसे रही थी? कि सपोज करो मैं कैपिटलिस्ट हूं, मैं फैक्ट्री ओनर हूं, आप सब लेबर हो, तो आपसे मैं क्या करवा रहा हूं? काम। मैं आपको बोलूंगा ये पेन बनाना है आपने, आप सुबह से शाम तक 10-10 पेन बनाते हो, मैं आपको 2-2 रुपए देता हूं, और ये पेन मैं 100-100 रुपए का बेचता हूं। 98 रुपीज किसके पास जा रहे हैं? मेरे पास। 98 रुपीज किसके पास जा रहे हैं? मेरे पास जा रहे हैं। तो मैं अमीर बनता जा रहा हूं, तो मैं कौन हो गया? कैपिटलिस्ट। एक दिन आप सभी को रियलाइज होता है कि ये तो बहुत नाजायज हो रही है हमारे साथ, वाई इज ही अर्निंग सो मच, जबकि बना कौन रहा है पेन? हम बना रहे हैं। तो आपकी थॉट क्या होगी? सोशलिस्ट। आपने कहा नहीं, ये जो 98 रुपए है, 98 रुपीज है, ये भी क्या करने हैं? इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। तू कौन होता है 98 रुपीज रखने वाला? जस्ट बिकॉज तूने पैसा लगाया ना। तेरी फैक्ट्री को कौन ओन करेंगे? हम सभी ओन करेंगे। एंड 98 रुपीज, 100 का 100 रुपया कैसे बांटा जाएगा? हम सब में बराबर बांटा जाएगा। इररिस्पेक्टिव, आपने 2 पेन बनाए, इसने 10 पेन बनाए, उसने कोई पेन नहीं बनाया, उसने 1 पेन बनाया ना। सोशलिस्ट क्या कहते हैं? सभी में
बराबर का होना चाहिए। मैं क्या कहता हूं कि जिसका जितना योगदान है उसके अकॉर्डिंग उसको पैसे मिलने चाहिए। मैंने फैक्ट्री लगाई तो 98 रुपीज किसको मिलने चाहिए? मुझे। आपने अगर एक भी पेन नहीं बनाया तो आपको कुछ नहीं मिलना चाहिए। आपने एक पेन बनाया तो आपको एक पेन के पैसे मिलने चाहिए। आई गेटिंग मी? ये दो कॉन्ट्रडिक्शंस हैं, दोनों विचारधाराएं क्या हैं? कैपिटलिस्ट, दूसरी क्या है? सोशलिस्ट। अब ये जो कैपिटलिस्ट विचारधारा है इसके फेवर में कौन है? स्टेट। कौन है इसके फेवर में? स्टेट, मतलब मुल्क, देश, गवर्नमेंट। ऐसा कौन मानता है? सोशलिस्ट। एंड ये जो नक्सलवाद है ये क्या है? सोशलिस्ट विचारधाराओं के। लेकिन अब आपने कोई गलत थोड़ी कर दिया अगर बोला कि क्या चाहिए? आपको भी बराबर के पैसे चाहिए। कुछ गलत तो नहीं किया आपने। गलत तब हो जाएगा अगर आप हथियार उठा लेंगे। हथियार उठाने से पहले आप क्या हैं? लेफ्ट विंग। हथियार उठाने से पहले आप क्या हैं? लेफ्ट विंग। लेकिन अगर आपने हथियार उठा लिए तो आप क्या हो गए? यस, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट हो गया। हथियार उठाने से पहले आपकी सिर्फ विचारधारा क्या थी? सोशलिस्ट। आप क्या चाहते थे? सभी से उतना ले लिया जाए जिसकी जितनी काबिलियत है और सभी में बराबर का बांट दिया जाए। फ्रॉम ईच अकॉर्डिंग टू एबिलिटी टू ईच अकॉर्डिंग टू नीड। जिसकी जितनी एबिलिटी है, आपकी 10 पेन बनाने की एबिलिटी, आपसे 10 ले लिए। आपकी 2 पेन बनाने की, आपसे 2 ले लिए। आपकी 3 पेन बनाने की, आपसे 3 ले लिया। आपसे 1 पेन बनाने की, आपसे 1 ले लिया। मेरे में कोई एबिलिटी है ही नहीं पेन बनाने की, मेरे से कुछ नहीं लिया। लेकिन जब इसका रिवॉर्ड बांटना है तो कैसे बांटा जाएगा? जिसको जितनी जरूरत है। हम सभी को एक एक रोटी की जरूरत है तो सभी को एक एक रोटी दे दी। मुझे क्यों मिली? मैंने तो पेन बनाया ही नहीं। तो सोशलिज्म कहता मिलेगी। तो वो कौन सी आइडियोलॉजी है? लेफ्ट विंग। आई बात समझ के नहीं? उसको हम क्या बोलते हैं? लेफ्ट विंग आइडियोलॉजी। राइट। कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी क्या है? वो कहती है, बताइए। मेरे पास है, लोग आए ये और इससे तो मेरे पास है। यस, जिसका कैलिबर है, जिसका टैलेंट है, उसको रिवॉर्ड मिलना चाहिए, बाकियों को नहीं मिलना चाहिए। कैपिटलिस्ट कहेगा कि 100 मीटर की रेस है, सभी को 100 मीटर की लाइन पे खड़ा कर दो। जो काबिल होगा वो 100 मीटर की रेस जीत जाएगा, जो काबिल नहीं होगा वो 100 मीटर की रेस हार जाएगा। तो हारने वाले को क्यों देना? इजंट इट? हारने वाले को क्यों देना? जीतने वाले को ही देना चाहिए। ये कौन है? कैपिटलिस्ट। ऑलराइट। लेकिन कैपिटलिस्ट ये भूल जाते हैं कि 100 मीटर की रेस करने के लिए जो लाइन पे सभी खड़े थे उसमें से एक कौन था? एक महिला थी। एक कौन था? हैंडीकैप था। एक कौन था? जर्नल था। एक कौन था? दलित था। तो आप सभी को बराबर तो नहीं कर सकते। महान दार्शनिक अरिस्टोटल का क्या कहना था? वो कहता इट इज अनजस्ट, इट इज अनजस्ट टू ट्रीट इक्वल्स अनइक्वली। इट इज अनजस्ट टू ट्रीट equals unequally, but it is equally unjust to treat unequals equally। क्या समझे? वो कहता बहुत बड़ा गुनाह है समान लोगों को असमान तरीके से ट्रीट करना। उससे भी बड़ा कहता गुनाह क्या है? असमान लोगों को समान तरीके से ट्रीट करना। नहीं समझे? वो कहना क्या चाह रहा था? वो बेसिकली मास्टर स्लेव रिलेशन की बात कर रहा था। कहता मैं मान गया सभी इंसान है, सभी को बराबर ट्रीट करना चाहिए, बट मास्टर का दिमाग तो बहुत ज्यादा है, स्लेव का दिमाग तो है ही नहीं, तो मैं इन दोनों को बराबर कैसे रख लूं? ये तो असमान लोग हैं। और अगर ये चीज मैं यहां पर लागू करूं 100 मीटर रेस वाली में, तो मैं मानता हूं अगर सभी जर्नल है तो सभी को 100 मीटर्स में भगाओ, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर कोई हैंडीकैप्ड है, कोई विमेन है, तो आप इकट्ठा कैसे भगा सकते हो? असमान नहीं हो गए? असमान को समान कैसे ट्रीट कर सकते हो? कर सकते हो? अगर कर सकते हो तो ओलंपिक्स भी तो ऐसे चलती। ओलंपिक्स में मेल्स की गेम अलग, फीमेल्स की गेम अलग क्यों होती है? क्योंकि दे रिस्पेक्ट द डिफरेंसेस, दे हैव रिस्पेक्टेड द डिफरेंसेस, इजंट इट? तो सोशलिज्म की विचारधारा क्या है? वो कहते हैं फ्रॉम ईच अकॉर्डिंग टू एबिलिटी। जिसकी जितनी एबिलिटी है उससे उतना ले लिया जाए और दिया कितना जाए? जिसको जितनी जरूरत है। और जो कैपिटलिस्ट है वो सिर्फ 2 चीजों में विश्वास रखते हैं। वो 2 चीजें कौन सी हैं जिसमें वो विश्वास रखते हैं? वो कहते हैं इक्वालिटी ऑफ लॉ, मतलब इक्वालिटी बिफोर लॉ,
एंड इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। इसका मतलब समझते हैं, कानून के सामने सभी बराबर है। ऐसा नहीं है 100 मीटर की लाइन खींची है हमने, रेस के लिए लाइन खींची है, तो मैं प्रियांक को बोल दूं तू 100 मीटर आगे से भाग जा, मतलब 10 मीटर आगे से भाग जा, सॉरी 10 मीटर आगे से भाग जा ना, बराबर। और ऐसा भी नहीं है मैं सिमरन को रोक दूं कि तू रेस में पार्टिसिपेट करेगी नहीं ना। तो इक्वालिटी बिफोर लॉ, सभी इसी लाइन से भागेंगे, एंड इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी के सभी को हक है, जो भागना चाहता है भागे। इसके बाद अगर कोई जीत रहा है, कोई आगे निकल रहा है, तो वो उसका टैलेंट है, तो वो उसका टैलेंट है, उसके लिए उसको क्या देना चाहिए, हमें रिवॉर्ड देना चाहिए। आई बात समझ? उसके लिए हमें क्या देना चाहिए, उसको रिवॉर्ड देना चाहिए, हमें उसका नुकसान नहीं करना चाहिए। लेकिन सोशलिस्ट क्या कहेगा, कहता हाँ भगा ले, कोई बात नहीं, इक्वालिटी बिफोर लॉ भी रख ले, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी भी रख ले, लेकिन इक्वालिटी ऑफ आउटकम भी रखनी है, इक्वालिटी ऑफ आउटकम भी रखनी है। ऐसा नहीं है अगर प्रियांक जीत गया तो सिर्फ ये अवार्ड लेके जाएगा ना, सभी को बराबर बांध, चाहे मैं सबसे पीछे आया मुझे भी दो, क्योंकि मेरी भी क्या है, जरूरत है। तो आप बताइए आपको दोनों में से कौन सी विचारधारा अच्छी लगती है, बताइए सभी। सर एक पॉइंट देखिए, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕੈਟੇਗਰੀ ਵਾਈਜ਼ ਲੈਂਦੇ ਸਰ, ਜਿਵੇਂ ਡਾਕਟਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਰਸ ਹੁੰਦੇ ਸਰ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਟੱਡੀ ਲੈਵਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ। ठीक है, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਅਗਰ ਉਹ ਕਲਾਸ को कहे कि मेरी भी प्रॉपर करना पॉसिबल नहीं है, आउटकम भी पॉसिबल नहीं है। so you're saying equality of outcome is not possible, बड़ी सियानी गल है। बाकी क्या कहते हैं? अब ये जो सारे विचार दिए गए थे ना, ये विचार किसने दिए थे? कार्ल मार्क्स ने विचार दिए थे। मार्क्स ने ये सारे विचार दिए थे। कार्ल मार्क्स ने क्या बोला था दुनिया के लोगों को, के वर्कर्स को, के वर्कर्स ऑफ द होल वर्ल्ड शुड यूनाइट, वर्कर्स ऑफ द होल वर्ल्ड शुड यूनाइट, और उनको ये रियलाइज कर देना चाहिए कि कैपिटलिस्ट क्या कर रहे हैं, आपको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। कैपिटलिस्ट क्या कर रहे हैं, आपको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, एंड एक्सप्लॉइटेशन अपनी बंद कीजिए, इकट्ठे होकर लड़ाई करके खत्म करें, इस पे हम कब्जा कर रहे हैं। गेटिंग बैक टू लेफ्ट विंग, ये जो लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी है या फिर जो नक्सल्स आइडियोलॉजी है, ये किससे इंस्पायर्ड है? सोशलिज्म से इंस्पायर्ड। सोशलिज्म भी मार्क्स के अलावा और बहुत लोगों ने दिया। मार्क्स ने वायलेंट सोशलिज्म दिया, वायलेंस बताई। एक और दार्शनिक था जिसका नाम क्या था, माओ, सुना है? माओ जेडोंग, माओ जेडोंग। तो जो माओ जेडोंग थे वो तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक इंसान था। वो कहता पावर फ्लोज थ्रू बैरल ऑफ द गन, पावर जो है वो कहां से फ्लो करती है, गन के बैरल से। तो वो कहता जितना ज्यादा वायलेंस की जाएगी उतनी बेहतर है, हमें क्या करने की जरूरत है, गोरिल्ला वॉर। कहता लड़ाई करो छुप जाओ, लड़ाई करो छुप जाओ, लड़ाई करो छुप जाओ, लड़ाई करो छुप जाओ। है ओरिजिनली वो क्या था, सोशलिस्ट, लेकिन वायलेंट वन। तो जो मैं बात की आपके साथ विद रिस्पेक्ट टू लेफ्ट विंग, ये एक्चुअली में किससे इंस्पायर्ड है, माओ की विचारधारा से इंस्पायर्ड है। क्योंकि ये भी क्या करते हैं, मारते हैं जंगलों में छुप जाते हैं, मारते हैं फोर्सेस को जंगलों में छुप जाते हैं, इंडियन फोर्सेस पे अटैक करते हैं जंगलों में छुप जाते हैं, और अपने एरियाज में कहीं भी डेवलपमेंट नहीं होने देते, क्योंकि इनको लगता है वो जो डेवलपमेंट है वो एक्चुअली किसके लिए है, कॉर्पोरेट्स के लिए है, कैपिटलिस्ट के लिए है। हमें तो क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ नुकसान होगा, हम कभी भी तरक्की हासिल नहीं कर पाएंगे। जल जंगल जमीन के ऊपर अगर किसी का हक है तो वो किसका हक है, हमारा हक है। और ये है क्या, ओरिजिनली दे आर द ट्राइबल पीपल। अब ये नक्सलिज्म वर्ड कैसे आया, आपको पता लग गया विचारधारा क्या है, लेफ्ट विंग विचारधारा है। लेकिन लेफ्ट विंग एक्सट्रीम, एक्सट्रीम समझते हो, बिल्कुल कॉर्नर वाली के आर या पार, मारेंगे या मरेंगे, तो हम क्या बोलते हैं इसको, एक्सट्रीमिज्म। इज दैट क्लियर हियर? सो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म क्या विचारधारा है, सोशलिस्ट एंड कैपिटलिज्म मैंने आपको समझाया, दोनों में गैप। कैपिटलिस्ट क्या कहता है, सोशलिस्ट क्या कहता है, लेफ्ट विंग क्या होता है, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म क्या होता है, माओ जेडोंग क्या कहता है, मार्क्सिज्म क्या कहता है, ट्राइबल पीपल क्या कह रहे हैं, बैकवर्डनेस कैसे एक्सट्रीमिज्म को लेकर आती है, वो सारी चीजें हमने इस टॉपिक में डिस्कस करना है। आपको बेस क्लियर हुआ? तो आज के लिए इतना ही करवाना है मुझे आपको। तो नेक्स्ट जब हम मिलेंगे सो विल बी डिस्कसिंग नक्सलिज्म इन डिटेल, कि नक्सलिज्म आया कैसे,
शुरुआत कहां से हुई, कौन से विलेज से इसकी नींव रखी गई, कैसे ऑर्गेनाइजेशन बनी, कौन से वायलेंट ग्रुप्स हैं, कैसे ये लड़ाई करते हैं, कैसे इनकी आर्मी बनी है, क्या इनकी डिमांड्स हैं, सरकार ने कैसे किया। दंड करने रीजन के बारे में बात करेंगे, एक ऐसा रीजन जो बहुत ही ज्यादा बैकवर्ड रीजन है और जहां पर नक्सलिज्म बहुत ज्यादा है, कैसे अब नक्सलिज्म श्रिंक हो गया है, रेड कॉरिडोर क्या होता है, सरकार ने कैसे एफर्ट्स करके किया। ओके, गुड, थैंक यू वेरी मच। अब आप मुझे बताइए किसी को कुछ पूछना और तो। मुझे पता नहीं उन्होंने क्या बोला था आपको। ठीक है गाइस, यहां तक समझ आया ऑनलाइन। सो इंटरनल सिक्योरिटी मैंने आपको पहले भी बताया था, मेंस पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। सो इट वाज इंपॉर्टेंट फॉर यू कि मैं आपको क्या करूं, कंफर्टेबल फील कराऊं। आप मुझे इतना बताइए, आपको दोनों लेक्चर समझ आए, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई कॉन्सेप्ट बात नहीं है। जैसा कि मैंने कल बोला था कि कोई ट्रिग्नोमेट्री नहीं, कोई अलजेब्रा नहीं, नथिंग, इट इज ओनली व्हाट डिस्कशंस। और वो डिस्कशन भी अभी फिलहाल तो सिर्फ मेरी तरफ से हो रही है, मैं ही बोलता हूं। कल आप इतने कैपेबल हो जाओगे कि आप भी 4 बातें कर पाओगे, मजा तब आएगा क्लास में। वो धीरे धीरे आप कैपेबल हो जाओगे, अभी तो क्या है, अभी तो आपको पता ही कुछ नहीं। धीरे धीरे नॉलेज बेस भी आपका बढ़ता जाएगा। इज दैट क्लियर? एनीथिंग एल्स यू वांट? रमन ऑनलाइन